इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 176। कौन सा भेष? सोलोमन ने पूछा। 9वीं रैंक के उच्च जादूगर ने संदेह से भरे हुए आरव मेहरा की ओर देखने से पहले डायलन को ध्यान से देखा। उसका क्या मतलब है? क्या मेहरा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यह डायलन एक प्रतिरूपक है? ये सही नहीं लगता। मैं दशकों से डायलन से जूझ रहा हूँ। हमने 10 बार से ज्यादा लड़ाई भी की है। ये कहा जा सकता है कि मैं एश टॉवर के जादूगरों से ज्यादा डायलन से परिचित हूँ। हमारे सामने वह व्यक्ति, चाहे उसकी हरकतें हों, हाव भाव हो या यहाँ तक कि मन का उतार चढ़ाव, वे सभी डायलन के बिल्कुल समान हैं। इस पर सोलोमन को यकीन था कि वह गलत नहीं था। मेहरा। सोलोमन आमतौर पर चुप रहता और उस युवा महान जादूगर के सम्मान में कुछ नहीं कहता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने पूछा, क्या तुम गलत नहीं हो? क्या तुम देखते रहोगे तो समझ नहीं पाओगे? आरव मेहरा ने कुछ नहीं बताया। वह अपनी जेब से एलिमेंटल स्पिरिट कैप्चर के लिए मुख्य बिंदु निकालने से पहले केवल मुस्कुराया। मुझे देखने दो, अपर रैंक फ्लेम स्पिरिट को कैसे कैप्चर किया जाता है, आरव मेहरा ने कहा, इससे पहले कि वह डायलन को याद दिलाए। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी सेना पहले ही आ चुकी है। तुम। डायलन चौंक गया और क्रोधित हो गया, लेकिन आरव मेहरा की याद दिलाने पर वह जल्दी से मुड़ा और देखा कि 1 दर्जन से अधिक फ्रॉस्ट एलिमेंटल आग की दीवार को तोड़कर उसे रोकने के लिए मजबूर कर रहे थे और उसकी ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वहां केवल 1 दर्जन फ्रॉस्ट एलिमेंटल थे, लेकिन उनके पास सुदृढ़ीकरण का एक स्थिर प्रवाह होगा। इस समय डायलन ने उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। दर्जन भर फ्रॉस्ट एलिमेंटल से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस समय बर्फ और बर्फ की दुनिया में चिंगारियां उड़ी, क्योंकि लड़ाई की तीव्रता किसी भी उच्च जादूगर को अचंभित करने के लिए पर्याप्त थी। फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स लगभग आत्मघाती थे, जो डायलन के हर कदम में बाधा डाल रहे थे। और हालांकि डायलन को पहले दर्जन फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स से निपटने में बहुत कम समय लगा, लेकिन दुर्भाग्य से कई और फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स पहले से ही उसे घेर रहे थे। आरव मेहरा का पक्ष पूरी तरह से अलग था। उन भागते हुए फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स को आरव मेहरा की परवाह नहीं थी और एक भी हमला उस पर नहीं हुआ। लेकिन आरव मेहरा व्यस्त हो रहा था। उसने ब्राउज करना शुरू करने से पहले सबसे पहले एक आइस वॉल लगाई, एलिमेंटल स्पिरिट कैप्चर के लिए मुख्य बिंदु। ओह ठीक है, आपका असली नाम क्या है? आरव मेहरा ने कुछ पन्नों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछने के लिए अपना सिर उठाने से पहले जो जानना चाहता था उसका सार समझने में विफल रहा हो। मेरा असली नाम? डायलन अचानक स्तब्ध रह गया जब आरव मेहरा ने उससे ये सवाल पूछा। उस व्याकुलता के परिणामस्वरूप एक फ्लेम बैरियर 1 सेकंड देरी से डाला गया और 3 फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स को अचानक एक जगह मिल गई। 3 फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स ने बेरहमी से डायलन की छाती पर निशाना साधा और एक तीखी आवाज सुनाई दी। डायलन ने बड़ी मुश्किल से अपने रूनिक शील्ड को ठीक किया और फिर उनके हमले को रोक पाया। लेकिन जब वह घबरा गया तो उसने तुरंत गाली देना शुरू कर दिया। भाड़ में जाओ, तुम्हें मेरे असली नाम से क्या लेना देना है? मैं बस पूछ रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आरव मेहरा के होंठ फड़कने लगे और वह किताब में डूब गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आह, मुझे याद है। क्या ये लेनेलिस नहीं है? या यह एलिस थी? कोई बात नहीं, मैं बस उन्हें आजमा सकता हूँ। जैसे ही आरव मेहरा ने ये कहा, उसने किताब में लिखे मंत्र का प्रयोग किया, एक के बाद एक सच्चे नाम का प्रयोग किया। स्वाभाविक रूप से ये प्रयास काम नहीं आए। लेनेलिस और एलिस निश्चित रूप से उसका असली नाम नहीं थे। मंत्र में ही एलिमेंटल स्पिरिट्स को बांधने की शक्ति थी। अगर असली नाम गलत भी हो तो भी उस तरह की शक्ति नहीं बदलेगी। और आरव मेहरा ने बेशर्मी से काम करते हुए एक के बाद एक असली नाम का इस्तेमाल करते हुए उस मंत्र का 10 बार जाप किया था, जिसमें 10 सच्चे नाम इस्तेमाल किए गए थे। दर्जनों मंत्र डायलन को परेशान करने के लिए काफी थे। चुप रहो। डायलन, जो लगातार बढ़ते फ्रॉस्ट एलिमेंटल से घिरा हुआ था, अचानक आरव मेहरा के लगातार मंत्रोच्चार के कारण अपना दिमाग खो बैठा। काफी गलतियां करने के बाद डायलन पूरी तरह से आइस एलिमेंट से भर गया। उस समय पूरे हॉलवे में कई आइस एलिमेंट्स जमा हो गए थे और दिखाई देने वाले नीले मैना उतार चढ़ाव को एक साथ आते देखा जा सकता था, जिससे हवा लगभग जम गई थी क्योंकि विभिन्न आइस स्पेल अंधाधुंध बरस रहे थे। यहाँ तक कि 9वीं रैंक के हाई मैच डायलन ने भी पलटवार करने की क्षमता पूरी तरह खो दी थी। वह बचाव के लिए पूरी तरह से रूनिक शील्ड पर निर्भर था। जल्दबाजी मत करो, मुझे कुछ दर्जन उच्च श्रेणी की ज्वाला आत्माओं के नाम याद हैं। बस रुको, मैं उन्हें एक एक करके आजमाऊंगा। कौन जानता है, शायद अगला वाला वही हो। बस। डायलन पागल हो रहा था। ये तुम्हारा रवैया है। फिर मैं दूसरे मंत्र आजमाऊंगा। आरव मेहरा उससे परेशान नहीं था, क्योंकि उसने बस एक और पन्ना पलट दिया। तुम। डायलन के शब्द अचानक रुक गए। उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और सबसे शांत आवाज में पूछने की कोशिश की, आखिर में तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम, एक उच्च श्रेणी की ज्वाला आत्मा, एक इंसान के रूप में खुद को छिपाकर हमें डराना चाहते हो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस क्या, बस तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहता था। आरव मेहरा की मुस्कान में एक ऐसा उपहास था जिसे छिपाना मुश्किल था।
हमें डराने के लिए फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स द्वारा घेराव करने के लिए जानबूझकर सरनी को सक्रिय करना, हमें वापस डायलन के रूप में नोसेंट के पास वापस लाने की कोशिश करना, ये सब प्लानपथ तक पहुंचने के लिए। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा था। मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हाँ, इतनी जल्दी इनकार मत करो, मेरी बात खत्म होने तक रुको। फिर मेरे पास तुम्हें पहचानने के बहुत सारे तरीके होंगे, आरव मेहरा ने व्यंग्य करते हुए कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने निश्चित रूप से डायलन को देखा है, यही वजह है कि तुम उसमें बदल सकते हो और उसके मान में उतार चढ़ाव की नकल कर सकते हो। तुम ये भी जानते हो कि डायलन जिसे सबसे ज्यादा मारना चाहता है वह मेरे पीछे खड़ा हाइमेज सोलोमन है। इस प्रकार तुमने सोलोमन के प्रति हत्या का इरादा प्रकट किया। दुर्भाग्य से तुम नहीं जानते थे कि डायलन आज सोलोमन को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। आरव मेहरा के हर शब्द ने डायलन को घबरा दिया। उन कुछ वाक्यों के बाद डायलन ने पहले ही 8 कास्टिंग गलतियां कर दी थीं। 9वीं रैंक के हाई मैच के लिए यह बिल्कुल असंभव था। शुक्र है कि रूनिक शील्ड अभी भी इतनी शक्तिशाली थी कि वह टिकी रह सके। चाहे वह शारीरिक हमले झेल रही हो या जादुई हमले, इसने एक चौंकाने वाली रक्षात्मक क्षमता प्रदर्शित की। इस समय डायलन के चारों ओर करीब 200 फ्रॉस्ट एलिमेंटल थे और डायलन द्वारा सभी प्रकार की गलतियां करने के कारण रूनिक शील्ड को ही उसकी जान बचाने वाली एकमात्र चीज कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी डायलन टिक नहीं सका। इस समय आरव मेहरा ने कहा, यदि आप मेरा खंडन करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, बस एक गैर फायर सिस्टम मंत्र का उपयोग करें। डायलन ने तुरंत एक और गलती की, केवल फायर मंत्रों का उपयोग करते हुए डायलन होने का नाटक करना। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सोलोमन का चेहरा अचानक लाल हो गया। मैं आपकी तरह चालाक नहीं हूं। आप कैसे बता सकते हैं कि यह एक फ्लेम स्पिरिट है जो डायलन होने का नाटक कर रही है? लेकिन जब सोलोमन अंदर ही अंदर शाप दे रहा था तो उसके पास अपने चेहरे पर यह शुरू से ही स्पष्ट था, भाव दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह मूर्ख था, है ना? बोलो, तुम क्या चाहते हो? इस समय डायलन होने का दिखावा करने वाली उच्च श्रेणी की ज्वाला आत्मा ने अब उसका खंडन करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह अब और खंडन करने का प्रयास नहीं कर सकता था। 200 फ्रॉस्ट एलिमेंटल उसे घेर रहे थे और एक मानव वहां था जो एलिमेंटल स्पिरिट कैप्चर के लिए मुख्य बिंदु को पकड़े हुए था और उसका असली नाम पता लगाने की कोशिश कर रहा था। प्रत्येक मंत्र एक छोटा बाध्यकारी प्रभाव लाएगा। ये सामान्य रूप से मायने नहीं रखता, लेकिन इस स्थिति में ये बस आग में घी डालने जैसा था। यहाँ तक कि एक गर्वित उच्च श्रेणी की ज्वाला आत्मा के पास भी कुछ लचीलापन दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी सेवा करो। असंभव, ज्वाला आत्मा ने ठंडे स्वर में कहा। एलिमेंटल स्पिरिट्स के बीच एक राजा के रूप में मैं एक साधारण महान जादूगर की सेवा कैसे कर सकता हूँ? अपनी स्थिति बदलो मानव। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो तुम अभी भी मुझे स्वीकार करने के योग्य नहीं हो। जब तक तुम रुडोल्फ की शक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक प्रतीक्षा करो, शायद तुम मुझे अपनी सेवा करने के लिए मना सको। तुम फिर से गलत हो। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। फ्लेम स्पिरिट के खारिज करने वाले रवैये के कारण क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन योग्यता ताकत से तय नहीं होती। रुडोल्फ, स्वर्ग के जादूगर के रूप में अपनी शक्ति के बावजूद गिरने के बाद तुमसे बच नहीं पाया। तुमने उसकी लाश को भी जलाकर राख कर दिया। मुझे इस तरह का नौकर नहीं चाहिए, मुझे पूरी स्वीकृति चाहिए। तुम पागल हो। हाँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा असली नाम नहीं जानता? बेवकूफ़ी है, रुडोल्फ भी मेरा असली नाम नहीं जानता। क्या तुम जैसा महान जादूगर सच में मेरा असली नाम जानने की कोशिश कर रहा है? मानव, मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह देता हूँ, साजिश रचने और स्थिति बदलने में अपना समय बर्बाद मत करो, वरना अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सच में, स्यूडोस, तुम यही करोगे? आरव मेहरा ने किताब का आखिरी पन्ना पलटा। केवल एक ही मंत्र था जिसमें रक्त ऊर्जा का उपयोग करके एलिमेंटल स्पिरिट को बांधा जाता था। ये पुस्तक में एलिमेंटल स्पिरिट को बांधने का सबसे सीधा और सबसे खतरनाक तरीका था। सफल होने पर एलिमेंटल स्पिरिट के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। असफल होने पर जादूगर का खून आखिरी बूंद तक बह जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अध्याय 177। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आरव मेहरा द्वारा असली नाम स्यूडोस कहने के बाद फ्लेम स्पिरिट की आवाज और भी ज्यादा घबरा गई। और न केवल वह और भी ज्यादा घबरा गई, बल्कि उसे जल्दी ही अंतहीन भय और निराशा का एहसास होने लगा। नहीं, बकवास, तुम क्या सोच रहे हो? रुको, अभी। दुर्भाग्य से एक बार ब्लड बाइंडिंग शुरू होने के बाद कोई भी उसे रोक नहीं सका। आरव मेहरा ने अपनी बाईं कलाई को थोड़ा सा काटा, जिससे हॉलवे के फर्श पर खून टपकने लगा और वह गहरी और कर्कश आवाज में नए समय एक लंबा मंत्र जपने लगा। यह एक प्राचीन अनुष्ठान की तरह लग रहा था। असंभव, तुम मेरा असली नाम कैसे जान सकते हो? फ्लेम स्पिरिट की आवाज पहले जैसी घमंडी नहीं थी। उसने पहले ही फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स के खिलाफ लड़ाई की परवाह करना बंद कर दिया था, केवल कुछ बुनियादी रक्षात्मक मंत्रों को बनाए रखा क्योंकि वे उस पर झुंड में थे। क्योंकि ये फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स अब उसके सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। भले ही वे उसे डुबो दें, उसे केवल सीलबंद सरनी में वापस लौटना होगा। अमर फ्लेम स्पिरिट के लिए 1 सहस्राब्दी या 10,000 साल में कोई अंतर नहीं था।
लेकिन अगर ब्लड बाइंडिंग सफल हो जाती तो उसे मुक्त होने का कोई अवसर नहीं मिलता। जैसे ही उसे ब्लड बाइंडिंग के प्रभावों की याद आई, फ्लेम स्पिरिट ने उन्मत्त रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। एक विस्फोट के साथ डायलिन का सिलहूट गायब हो गया, जो उग्र लपटों के झुंड में बदल गया। धधकते हुए मैना उतार चढ़ाव फैल गए और उसके आसपास के कुछ फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स तुरंत वाष्पित हो गए, एक सफेद धुंध में बदल गए। ऐसा लगा जैसे लावा पूरे दालान में बह रहा था, क्योंकि लपटें हर जगह फैल गईं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ गया। ब्लड बाइंडिंग के खतरे का सामना करते हुए फ्लेम स्पिरिट लगभग पूरी शक्ति से फट गई, जिससे अग्नि तत्व उबलने लगे, जिससे ऐसा लगा कि हवा भी जल रही है। दुर्भाग्य से ब्लड बाइंडिंग का आधा हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था। फर्श पर टपकता खून लाल रंग की धुंध में बदल गया था, जो हवा में किसी तरह के जटिल मान पैटर्न को रेखांकित कर रहा था। जैसे जैसे आरव मेहरा का मंत्र आगे बढ़ा, वह धुंध खून के रंग की जंजीरों में बदल गई, जो एक के बाद एक स्यूडोस के चारों ओर लिपटती चली गईं। मैं तुम्हारा असली नाम कैसे जान सकता था? सरल, मैंने अनुमान लगाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्यूडोस, जो पहले से ही अपने फ्लेम स्पिरिट अवतार रूप में वापस आ चुका था, ये सुनते ही लगभग गिर पड़ा। अनुमान लगाया, अनुमान लगाया। सौभाग्य से स्यूडोस पहले से ही एक फ्लेम स्पिरिट अवतार था, अन्यथा वह खून थूक सकता था। डायलिन ने दशकों बिताए, परिषद के 3 लोगों ने कुछ 100 साल बिताए, रुडोल्फ ने 1000 साल बिताए, लेकिन उनमें से कोई भी उसका असली नाम पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उसके सामने वाले व्यक्ति ने उसका अनुमान लगा लिया था। क्या दुनिया में कोई निष्पक्षता है? उसने सोचा, यह असंभव है, यह असंभव है। स्यूडोस ऐसी क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ था। वह फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स और रक्त जंजीरों के बीच बेतहाशा संघर्ष करता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से चाहे वह कितना भी संघर्ष करे या दहाड़े, ये सब व्यर्थ था। ऐसा लग रहा था कि वह दलदल में फंस गया है। जितना अधिक वह संघर्ष करता और दहाड़ता, उतनी ही तेजी से वह डूबता। मैंने सही अनुमान लगाया, आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना कुछ बताए। उसने केवल रक्त की बेड़ियों को स्यूडोस के चारों ओर कसने का आग्रह किया। आरव मेहरा उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था, वह वास्तव में अनुमान लगा रहा था कि स्यूडोस का असली नाम क्या है। स्यूडोस को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अभी भी नहीं जानता था। 20,000 साल बाद नोसेंट धीरे धीरे मैना थकावट से पीड़ित होगा, और उस समय ऊपरी रैंक एलिमेंटल स्पिरिट्स भी अपने दम पर जीवित रहने में असमर्थ होंगे। उनके पास खुद को एक गुरु से जोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके गुरु उन्हें वह मान देंगे जिसकी उन्हें अस्तित्व में बने रहने के लिए जरूरत है। आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से याद था कि नोसेंट के इतिहास में लगभग 500 अपर एलिमेंटल स्पिरिट्स थे जिनके सच्चे नाम ज्ञात थे। उन आत्माओं में से उस अवधि के दौरान लगभग 400 प्रकट हुईं। बड़ी संख्या में अपर रैंक एलिमेंटल स्पिरिट्स की उपस्थिति ने जादूगरों को एक ऐसा अवसर दिया जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी, अपर रैंक एलिमेंटल स्पिरिट्स की प्रणाली का अध्ययन करना। इस प्रकार एक के बाद एक सच्चे नामों का विश्लेषण किया गया था। विशिष्ट लक्षण, क्षमताएं, समय सीमा और अपर एलिमेंटल स्पिरिट्स के सच्चे नामों से क्या मेल खाता है। और अंत में उन्होंने एक अपर रैंक एलिमेंटल स्पिरिट्स कंपेंडियम पूरा किया, जिससे एलिमेंटल स्पिरिट्स को पकड़ना बहुत आसान हो गया। स्वाभाविक रूप से ये पुस्तक क्षयग्रस्त पुस्तकालय में संग्रहित थी। आरव मेहरा स्यूडोस से इतनी बात क्यों कर रहा था? ये स्यूडोस की जांच करने के लिए था। डायलिन में बदलने से पता चला कि इस फ्लेम स्पिरिट में कम से कम आकार बदलने की क्षमता थी। रुडोल्फ की लाश को जलाने से पता चला कि इस फ्लेम स्पिरिट की लपटें जब बाहर निकलती हैं तो चौंकाने वाले उच्च तापमान तक पहुंच सकती हैं। धीरे धीरे उन्मूलन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद कुछ ऊपरी रैंक की फ्लेम स्पिरिट बची थीं। और जिस तरह से उसने बात की, उससे ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही डायलिन के साथ किसी तरह के समझौते पर पहुंच गया था, और इस तरह वह शायद ऐश टॉवर से भागने में असमर्थ होता, भले ही वह इस डेमीप्लेन से बचने में सक्षम होता। उस समय उसने इसे केवल 3 सच्चे नामों तक सीमित कर दिया था। अगर आरव मेहरा अभी भी इस फ्लेम स्पिरिट का असली नाम नहीं खोज पाता तो वह विमान से कूद सकता था। शुरू से अंत तक उसे स्यूडोस का असली नाम खोजने में बस कुछ ही मिनट लगे। उस समय स्थिति पहले से ही तय थी। वास्तव में स्यूडोस उस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। अपने आत्मा रूप में बदलने के बाद स्यूडोस की ताकत एक पूरे स्तर तक बढ़ गई थी, जो कि आर्कमेज स्तर के असीम रूप से करीब थी। लेकिन उस समय फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स के समूह की घेराबंदी, एलिमेंटल स्पिरिट्स के अभिशाप, ब्लड बाइंडिंग के साथ एक ऐसा पिंसर हमला बना जिसे स्यूडोस संभाल नहीं सका। हालांकि वह कई बार शक्ति के साथ फटा, दर्जनों फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स को वाष्पित कर दिया, उसके शरीर पर रक्त की जंजीरें और भी कसती जा रही थीं। इसके अलावा पहले केवल 2 या 3 थीं, लेकिन अब उसके शरीर के चारों ओर 20 से कम रक्त की जंजीरें नहीं थीं, जिनसे रक्त ऊर्जा लीक हो गई और उसके शरीर में घुस गई। जब वह शक्ति उसके शरीर में पूरी तरह से घुस गई तो वह खत्म हो जाएगा। घमंडी ऊपरी रैंक की ज्वाला आत्मा ने आखिरकार हार मान ली। क्या आखिर में तुम क्या चाहते हो? स्यूडोस, मुझे अपना गुरु मानना ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। ठीक है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद स्यूडोस ने पहली बार अपनी अभिव्यक्ति को ढीला किया। मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूं, लेकिन केवल 100 साल के लिए। नहीं 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 स्यूडोस, तुम अभी भी मुझे नहीं समझे हो। मुझे कोई उच्च श्रेणी की ज्वाला आत्मा नहीं चाहिए जो मुझे कभी भी धोखा दे सके। मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं होगा।
मैं तुम्हारी सच्ची आत्मा को तोड़ना पसंद करूंगा। इस तरह तुम अभी भी एक जादुई सामग्री बन सकते हो। मुझे लगता है कि इस तरह की जादुई सामग्री को एक शीर्ष आध्यात्मिक जादू उपकरण में गढ़ा जा सकता है। ये पर्याप्त सौभाग्य के साथ एक सच्चे आत्मा जादू उपकरण में भी विकसित हो सकता है। अरे क्या तुम अंधे हो? मैं केवल एक शीर्ष आध्यात्मिक जादू उपकरण के लायक हूँ। क्या तुम जानते हो कि उच्च श्रेणी की आत्मा तत्व क्या है? स्यूडोस गुस्से से भर गया। एक आध्यात्मिक जादुई औजार अपने मालिक की लाश को जला नहीं सकता। फिर आरव मेहरा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ? आरव मेहरा उत्साहित था, उसे यकीन था कि जवाब आने वाला है। लेकिन असंतुष्टि में बड़बड़ाने के बाद स्यूडोस ने कुछ और नहीं कहा। आरव मेहरा ने बहुत देर तक इंतजार किया और जब उसका धैर्य जवाब दे गया तो उसने रक्त की जंजीरों में शक्ति का आग्रह किया। एक पल में 100 रक्त की जंजीरें स्यूडोस के चारों ओर कस गईं, एक विस्तृत जाल की तरह। रक्त ऊर्जा उसके शरीर में ज्वार की तरह उमड़ी, लगातार उसे संक्षारित कर रही थी। मूल रूप से चमकदार लौ पहले से ही एक धुंधली लाल रंग की परत में बदल गई थी। 200 साल नहीं, 300 साल। इसके अलावा मैं तुम्हें धोखा नहीं देने की कसम खाता हूं। इस समय स्यूडोस चुप रहने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत 300 साल की पेशकश की। बहुत देर हो चुकी है। दुर्भाग्य से आरव मेहरा ने हार नहीं मानी और अंतिम रक्त की जंजीर आत्मा के चारों ओर लिपट गई। आरव मेहरा ने मंत्र का अंतिम भाग पढ़ा और रक्त की जंजीरें लाल रंग की रोशनी से जगमगा उठीं। स्यूडोस, जो मूल रूप से आग के समुद्र की तरह फैला हुआ था, सैकड़ों रक्त की जंजीरों द्वारा एक छोटी सी गेंद में संकुचित हो गया। नहीं, स्यूडोस आग की गेंद में बदल जाने और आरव मेहरा के शरीर में वापस खींचे जाने से पहले केवल एक हताश चीख ही निकाल पाया। जब आरव मेहरा ने अपने शरीर के भीतर आग की गेंद को खींचा तो उसकी 5 जादुई सरणियां उन्मत्त रूप से घूमने लगीं। कई हजार रूनों ने स्यूडोस को 5 जादुई सरणियों के बीच में बंद करने के लिए एक अपरिहार्य पिंजरा बनाया, जैसा कि एक उच्च श्रेणी की ज्वाला आत्मा से अपेक्षित था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि स्यूडोस संघर्ष नहीं कर सकता, आरव मेहरा ने अपने माथे से पसीना पोंछा। ऐसा लग रहा था कि आरव मेहरा ने पिछले टकराव के परिणाम को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था, लेकिन आरव मेहरा खुद जानते थे कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। ये कहा जा सकता है कि जब से उसने ब्लड बाइंडिंग का इस्तेमाल करने का फैसला किया, तब से आरव मेहरा एक चट्टान के किनारे पर चल रहा था। जब ब्लड बाइंडिंग ने स्यूडोस को सफलतापूर्वक पकड़ लिया, तब भी आरव मेहरा खतरे से बाहर नहीं था। लेकिन सौभाग्य से आरव मेहरा के पास मैजिक एरे की कमी नहीं थी और उसने कई हजार रन को गति में लाकर एक पिंजरा बनाया जिससे स्यूडोस को सुरक्षित रूप से बांधा जा सके। अन्यथा अगर स्यूडोस टूट गया तो क्या आरव मेहरा रुडोल्फ के भाग्य का अनुसरण नहीं करेगा और राख का ढेर नहीं बन जाएगा? अध्याय 178। लेकिन दुर्भाग्य से स्यूडोस बहुत अनिच्छुक था और उसने वह उत्तर नहीं दिया जो आरव मेहरा चाहता था। आरव मेहरा हमेशा से जानना चाहता था कि रुडोल्फ ने स्यूडोस के लिए ऐसा क्या किया था कि वह उससे इतनी नफरत करता था। स्वर्ग के जादूगर की मृत्यु के बाद न केवल उसने अपने बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, बल्कि उसने उसकी लाश को भी जलाकर राख कर दिया। आखिरकार रुडोल्फ और स्यूडोस कुछ 100 सालों से साथ थे, शायद एक सहस्राब्दी से भी ज्यादा। स्यूडोस इतना ज्यादा कुछ क्यों करेगा? दुर्भाग्य से आरव मेहरा ने उसे दबाने के लिए पहले ही अपने 5 जादुई सरणियों का इस्तेमाल कर लिया था। अगर वह कुछ कहना चाहता था तो उस उच्च श्रेणी की ज्वाला आत्मा को कम से कम 1 महीने तक इंतजार करना होगा। उस समय तक आरव मेहरा ने अपने शरीर पर सभी तरह के रून उकेर लिए होंगे, उसे खुद के साथ पूरी तरह से मिला लिया होगा। अब उसे रुडोल्फ की त्रासदी के दोहराए जाने का डर नहीं होगा। लेकिन उससे पहले, ठीक है हाय मैच सोलोमन, क्या हमें चलो वापस चलते हैं, चलो वापस चलते हैं। सोलोमन ने आरव मेहरा के खत्म होने का इंतजार नहीं किया और जल्दी से पीछे हटने का आह्वान किया। डायलिन के रूप में खुद को छिपाने वाली आत्मा ने सोलोमन को बहुत चौंका दिया था और अब उसके पास इस डेमीप्लेन की खोज जारी रखने का साहस नहीं था। सौभाग्य से आरव मेहरा ने सफलतापूर्वक स्यूडोस को पकड़ लिया था, जिससे सरनी फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स को रोकना बंद कर देती थी। हॉलवे में फ्रॉस्ट एलिमेंटल्स को हटाने में उन दोनों को लगभग 10 मिनट लगे और फिर वे इस डेमीप्लेन से चले गए जिसने अनगिनत रहस्य छिपाए थे। लेकिन सोलोमन ने ध्यान नहीं दिया कि जब आरव मेहरा ने प्लान पथ खोला तो उसने 5 अज्ञात पात्रों को कहा। ये 5 पात्र मृत्यु की पुस्तक से आए थे। एक का उपयोग स्थानीयकरण के लिए किया गया था, 3 प्लान पथ को खोलने के लिए, और सोलोमन ने कभी नहीं सोचा होगा कि अंतिम एक विलंबित विस्फोट चरित्र होगा। कुछ मिनटों के बाद वह चरित्र विस्फोट का कारण बनेगा और प्लान पथ को नष्ट कर देगा, जिससे इस डेमीप्लेन में दूसरों के प्रवेश की कोई भी उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, आरव मेहरा ने रुडोल्फ द्वारा छोड़े गए डेमीप्लेन को जब्त करने के लिए केवल 5 पात्रों का उपयोग किया। अब से बुक ऑफ डेथ ही इस डेमीप्लेन को खोलने की एकमात्र कुंजी होगी। जैसा कि उसने पहले कहा था, क्या आपको लगता है कि मैं एश टावर के लिए एक पूरा विमान छोड़ने का जोखिम उठा सकता हूं? दोनों के एश टावर में वापस आने के बाद आरव मेहरा ने सोलोमन से मैना वाइन ब्रीडिंग के लिए कहा और इसकी एक प्रति लिखने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। सोलोमन की 400 से अधिक जादू की किताबों में से यह आरव मेहरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब थी। इस युग में मैना वाइन शायद किसी जादूगर के टावर के लिए केक पर आइसिंग के समान हो, लेकिन आरव मेहरा के लिए मैना वाइन होना वास्तव में अपरिहार्य था।
आरव मेहरा ने पहले ही वह डेमी प्लेन हासिल कर लिया था जिसे रुडोल्फ ने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि आरव मेहरा ने प्लेन के सिर्फ एक हिस्से की खोज की थी और उसके हाथ में सिर्फ प्लेनर पाथ था, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह पूरे डेमी प्लेन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेगा। वह ज्योतिषी अग्लॉन के रास्ते पर भी चल सकता है। यही कारण है कि मैनावाइन वास्तव में अपरिहार्य थी। डेमी प्लेन को बढ़ने के लिए जिस मैना की जरूरत होती है वह एक जादूगर द्वारा प्रदान की जाने वाली मैना से कहीं ज्यादा होती है। रुडोल्फ की स्थिति इसका एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ तक कि उसके जैसे एक सम्मानित हेवन मैज ने भी इस डेमी प्लेन को उजाड़ होने के लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि रुडोल्फ इसकी देखभाल नहीं करना चाहता था, लेकिन एक डेमी प्लेन को इसे बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मैना की जरूरत थी। अगर कुछ भी हो तो सिर्फ 4 तत्वों को स्थिर करने के लिए एक शीर्ष हेवन मैच के मैना की जरूरत होगी। अगर वह मैना मैनावाइन द्वारा नहीं बल्कि आरव मेहरा द्वारा प्रदान की गई होती तो कौन जानता था कि उस डेमी प्लेन को वास्तव में विकसित होने में कितने साल लगेंगे। स्वाभाविक रूप से अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। डेमी प्लेन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले आरव मेहरा अत्यधिक चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा, खासतौर पर लॉबी में ट्रू स्पिरिट रैनकैरे के साथ। आरव मेहरा इसके बारे में बहुत सतर्क था। वह एक ट्रू स्पिरिट रैनकैरे था जिसकी शक्ति एक आर्कमेज के बराबर थी। एक मूर्ख भी जान सकता था कि यह किसी खतरनाक चीज को दबा रहा था। आरव मेहरा को लगा कि उस एरे के पास जाने से पहले उसे कम से कम 5वीं रैंक का हाई मैच बनना होगा। उससे पहले उससे दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। इसके अलावा उसके हाथ में मैनावाइन नहीं थी। भोर से ठीक पहले आरव मेहरा ने मैनावाइन ब्रीडिंग की कॉपी पूरी की और एक तरफ जम्हाई लेते हुए सोने के लिए जाते हुए उसने अपनी भविष्य की योजनाओं को अंतिम रूप दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही सूरज आसमान में चमक रहा था, जॉनी उसके पास आए। मेहरा, जल्दी उठो। इतनी जल्दी? आरव मेहरा नींद में उठा और दरवाजा खोला। जॉनी उसके सामने खड़ा था, उसके बगल में एक नींद में डूबा सोलोमन। तुम दोनों ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे कि तुम सोए ही नहीं हो? जॉनी ने आरव मेहरा की तरफ देखा और फिर सोलोमन की तरफ, फिर संदेह से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सोलोमन का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैं टीचर को यह नहीं बता सकता कि मैं कल बिल्कुल भी नहीं सोया क्योंकि मैंने पूरी रात हमारे मेजबानों को लूटने में बिताए। सौभाग्य से आरव मेहरा ने बेशर्मी से एक निर्विवाद स्पष्टीकरण दिया। शायद हम जलवायु के अभ्यस्त नहीं हैं। जलवायु? हाँ, हम जलवायु के अभ्यस्त नहीं हैं। भूल जाओ। जॉनी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह जानता था कि यह एक झूठा बहाना था, लेकिन एक शीर्ष आर्कमेज के रूप में उसके लिए इस बारे में गहराई से सोचना उचित नहीं था। इस प्रकार उसने सोलोमन को एक चेतावनी भरी नजर से देखा और उनसे बहस करना बंद कर दिया, केवल आरव मेहरा की ओर सिर हिलाया। मैजिक हैंड में लगभग सभी लोग मौजूद हैं, मेरे पीछे वहां आओ। ओह ठीक है। आरव मेहरा ने जल्दी से खुद को व्यवस्थित किया और जॉनी के पीछे ऐश टॉवर बैंक्वेट हॉल की 10वीं मंजिल पर चला गया। मैजिक हैंड की सभा के मेजबान के रूप में ऐश टॉवर ने स्पष्ट रूप से पर्याप्त तैयारी की थी। हालांकि बैंक्वेट हॉल में सजावट बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने जादूगरों को पसंद आने वाली एक शांत, आरामदायक और सामंजस्यपूर्ण सेटिंग बनाने के लिए काफी पैसे खर्च किए। कठपुतलियों ने वेटर का काम किया, रोशनी के लिए कई 100 लाइट एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल किया गया और यहाँ तक कि सबसे साधारण गॉबलेट भी क्रिस्टल वर्कशॉप का एक प्रीमियम उत्पाद था। पूरा बैंक्वेट हॉल मन की घनी आभा से भर गया था। यह मोग है, विसल आइलैंड का मास्टर। उसे हरिकेन एनवॉय कहा जाता है और वह ओड्रॉक सिटी के फेन फैमिली का एक एल्डर है जो कई 100 साल पहले ही आर्कमेज बन चुका था। वह शायद ओसुल और मुझसे थोड़ा बड़ा होगा। वह व्यक्ति शैडो मास्टर है, डायलिन का शिक्षक। वह वही था जिसने कल आपके मैजिक हैंड में शामिल होने का सबसे ज्यादा विरोध किया था। हॉल में चलने के बाद जॉनी ने कुछ लोगों का अभिवादन किया और उन्हें धीरे से आरव मेहरा से मिलवाया। ये वास्तव में जादुई हाथ है। इन लोगों की स्थिति सुनकर आरव मेहरा को थोड़ी आशंका हुई। वे राज्य के शीर्ष जादूगर थे और यह कहा जा सकता है कि यह जादुई दुनिया के शिखर पर खड़े लोगों का एक समूह था। उनके पास देशों पर शासन करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। ओह ठीक है, मर्करी टॉवर के नोलन, आप पहले ही उनके शिष्य करोन से मिल चुके हैं। ओह, आरव मेहरा ने जॉनी की दृष्टि का अनुसरण किया और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी दाढ़ी और बाल सफेद थे। उसने उसकी ओर सिर हिलाते हुए एक दयालु मुस्कान दिखाए। मर्करी टॉवर के मास्टर अल्केमिस्ट करोन ने क्लाउड टॉवर से वापस आने के बाद अपने शिक्षक नोलन को काफी अच्छी बातें बताई थीं। उन्होंने संभवतः उन्हें फैनरुसेन फॉर्मूला पर आरव मेहरा की मदद के बारे में बताया था, अन्यथा वह एक ऐसे युवा को ऐसा आभार नहीं दिखाते जिसे वह पहली बार देख रहे थे। जॉनी, बहुत समय हो गया। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी एक अधेड़ उम्र का जादूगर उनके पास आया। अधेड़ उम्र का वह आदमी 40 के आसपास का लग रहा था। वह काफी सुंदर था और उसकी कदकाठी भी लंबी थी। उसके बाल सावधानी से कंघी किए हुए थे और हालांकि वह पीला दिख रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत दोस्ताना लग रही थी। आरव मेहरा ने पहली बार में ही उसकी तुलना अपने बगल में बैठे जॉनी से करते हुए उस पर अच्छा प्रभाव डाला। स्वाभाविक रूप से तुलना के परिणामों पर बहस नहीं की जा सकती थी। जॉनी का ग्रे लबादा न केवल जुरीदार था बल्कि उस पर दाग भी थे। जब उसकी तुलना उसके सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी से की गई तो वह एक भिखारी जैसा लग रहा था। हेरेन, थोड़ा आगे बढ़ो, मुझे अभी भी काम करना है।
नए आगमन को देखने के बाद जोई, जो अभी अभी लोगों को मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा था, परेशान लग रहा था और उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह आरव मेहरा को अपने पास से दूर ले गया। सर जोई, आरव मेहरा उत्सुक था, लेकिन उसे पुकारने के बाद वह झिझक रहा था, यह नहीं जानते हुए कि उसे पूछना चाहिए या नहीं। वह हेरेन है, ब्लैक टॉवर की परिषद का अध्यक्ष। वह 100 साल पहले ही 9वीं रैंक का आर्कमेज रह चुका था। उसकी युवा उपस्थिति से धोखा न खाएं, वह पहले से ही कुछ 100 साल पुराना है, लेकिन उसने अपने शुरुआती वर्षों में डार्क एजियोर प्लेन में एक डार्क एजियोर ट्री का सार अवशोषित कर लिया था, अपनी उपस्थिति को बनाए रखने की क्षमता हासिल की, हर दिन 9वीं रैंक के उच्च जादूगर की तरह शानदार कपड़े पहने, शर्म की बजाय गर्व महसूस किया। ऐसा बेशर्म भूत, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों बैंक्वेट हॉल में घूमे और जल्दी से ओसुल को ढूंढ लिया। ओसुल, कैसा है? इतने सारे मुद्दे नहीं हैं, मैंने कल से सभी सदस्यों से संपर्क किया है और उनसे चर्चा की है। उनमें से ज्यादातर मेहरा के मैजिक हैंड का सदस्य बनने के लिए सहमत हैं, लेकिन हो सकता है कि उसे पहले कुछ सवालों के जवाब देने की जरूरत हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने जादू के बारे में पर्याप्त ज्ञान हासिल कर लिया है। तुम्हें पता है कि यह एक मानक नियम रहा है। हाँ, जॉई ने सिर हिलाया और आरव मेहरा के कंधे पर थपथपाया। थोड़ी देर में तुम अपने आप हो जाओगे, यह कोई समस्या नहीं है। आरव मेहरा चिंतित नहीं था। जादू के सिद्धांत में उसे चकमा देने का थोड़ा सा भी मौका पाने वाले लोग अभी तक पैदा नहीं हुए थे। अध्याय 179। अच्छा हुआ मेहरा, तुम सोलोमन के साथ यहीं रुको, मैं जोई के साथ जाऊंगा और कल सहमत हुए लोगों से पुष्टि करूंगा। हम पूरी ताकत से काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि तुम मैजिक हैंड में प्रवेश कर सको। धन्यवाद। हालांकि ओसुल ने सौदा करने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आरव मेहरा जानता था कि मैजिक हैंड में उसे स्वीकार करवाने के लिए दोनों बुजुर्गों ने निश्चित रूप से बहुत प्रयास किया था। इन दयालु इरादों ने आरव मेहरा को आभारी बना दिया। उन दोनों को जाते हुए देखने के बाद आरव मेहरा ने सोलोमन से बातचीत की। स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय रुडोल्फ का डेमीप्लेन था। लौटने के बाद सोलोमन ठीक से सो नहीं सका। वे जादू की किताबें सभी एक स्वर्ग जादूगर के अवशेष थे। बस एक को बाहर निकालना पूरे क्षेत्र को चौंका देने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन वे अब सेज टॉवर के हाथों में आ गए थे। सोलोमन पहले से ही देख सकता था कि सेज टॉवर उस विशाल धन पर निर्भर है जो एश टॉवर पर दबाव डाल सकता है और पूरे पूर्वी हिस्से को एकजुट कर सकता है। ऐसे खूबसूरत भविष्य के आकर्षण ने सोलोमन को पूरी रात जगाए रखा। इस पूरे समय उसके चेहरे पर उत्साह दिख रहा था, और जब वह आरव मेहरा से बात करता तो कभी कभी उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान के साथ ढीला पड़ जाता। ठीक है, हंसना बंद करो। ये तीसरी बार था जब आरव मेहरा ने सोलोमन को रोका था। ऐसा नहीं था कि आरव मेहरा उस आदमी का मजा खराब करना चाहता था, बस ये था कि यह 9वीं रैंक का हाई मैच सावधान रहना नहीं जानता था। खुश होना ठीक था, लेकिन बेवजह हंसने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा। सोलोमन ने बार बार हंसते हुए सिर हिलाया। छोड़ो, हंसना है तो हंसो। दरअसल आरव मेहरा भी हंसना चाहता था। यह एक मालिकहीन डेमीप्लेन था जो अचानक उसके हाथों में आ गया। इस स्थिति में कौन खुश नहीं होगा। आरव मेहरा खुशी से झूम उठे। सौभाग्य से उनके पास बोन प्लेन की बुक ऑफ डेथ थी, अन्यथा भले ही वह मालिकहीन डेमीप्लेन में प्रवेश कर जाते, फिर भी वे इसे अपने लिए नहीं ले पाते। अरे मेहरा, ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। जब आरव मेहरा सोच रहे थे, तब सोलोमन ने उन्हें बैंक्वेट हॉल के बीच में इशारा करने से पहले धीरे से धक्का दिया। आरव मेहरा ने देखा और दूर से डायलिन को आते हुए देखा। ये फिर से डायलिन कैसे हो सकता है? आरव मेहरा ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उसने अभी अभी एश टॉवर से एक डेमीप्लेन चुराया था, इसलिए आरव मेहरा कुछ हद तक शर्मिंदा थे। राजीव मेहरा, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। डायलिन वहां चले गए, लेकिन आरव मेहरा की तरफ देखा तक नहीं। उसने केवल बैंक्वेट हॉल के दरवाजे की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में ये शब्द कहे, क्या एश टॉवर इस सभा का प्रभारी है? आरव मेहरा के चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव था। नहीं, डायलिन चौंक गया। हर कोई जानता था कि यह मैजिक हैंड की सभा थी। एश टॉवर केवल मेजबान था जो जगह और सेवा प्रदान कर रहा था। बाकी एश टॉवर के बस की बात नहीं थी। डायलिन अपने शिक्षक की प्रतिष्ठा के कारण अंदर जा पाया। अगर डायलिन साहसी भी होता तो भी वह इस सभा को एश टॉवर की सभा के रूप में पहचानने की हिम्मत नहीं करता। उस स्थिति में मैजिक हैंड के लोग क्या सोचेंगे? इनमें से हर एक जादूगर राज्य का एक शीर्ष अस्तित्व था और वे सभी बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। अरे, वह राजीव मेहरा बहुत चालाक है। डायलिन अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने सोचा, तुम्हें पता है कि यह मैजिक हैंड की सभा है, फिर भी तुम मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो। अगर मैं सावधान नहीं होता और कहता कि यह एश टॉवर की सभा है, तो मैजिक हैंड मुझे जरूर परेशान करेगा। पता चला कि यह नहीं है। आरव मेहरा ने सिर हिलाया और अजीब भाव से पूछा, तो फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि मेरा यहाँ स्वागत नहीं है? डायलिन का किरदार आरव मेहरा निभा रहे थे और उन्हें लगा कि उनका दिल दहल रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ये सही है, ये मैजिक हैंड की सभा है, लेकिन मेजबान के रूप में एश टॉवर का कर्तव्य है कि वे इस बैंक्वेट हॉल में अपरिचित लोगों को प्रवेश करने से रोकें।
आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि यहाँ केवल मैजिक हैंड के सदस्य और उनके शिष्य ही प्रवेश कर सकते हैं। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप सर जोई को जानते हैं आप ऐसी जगह पर आराम से आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं राजीव मेहरा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कोई अपनी मर्जी से प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है राजीव मेहरा, मूर्ख बनना बंद करो, तुरंत चले जाओ, नहीं तो पछताओगे। इन शब्दों के साथ डायलन ने एक बार फिर बैंक्वेट हॉल के दरवाजे की ओर इशारा किया। पहले की तुलना में अब डायलन इस बारे में और भी दृढ़ लग रहा था, क्योंकि डायलन जानता था कि यह राजीव मेहरा जोई का शिष्य नहीं था। डायलन का शिक्षक शैडो एशेज था। उन वर्षों में डायलन ने शैडो एशेज का अनुसरण किया और 4 मैजिक हैंड सभाओं में भाग लिया। डायलन बहुत स्पष्ट था कि अगर मैजिक हैंड का कोई जादूगर किसी शिष्य को लेकर आता है तो वह निश्चित रूप से अपने शिष्य को आने पर सभी से मिलवाएगा। और इस बार जब जोई सोलोमन और राजीव मेहरा को बैंक्वेट हॉल में लेकर आया तो उसने अपने कुछ परिचितों का अभिवादन करने के अलावा राजीव मेहरा का परिचय देने की जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा डायलन ने भी इस साथी की जांच की थी। पिछली रात उस युवा जादूगर द्वारा उसे रिपोर्ट दिए जाने के बाद डायलन ने तुरंत ऐश टॉवर के खुफिया विभाग को मेहरा की पूरी तरह से जांच करने के लिए जुटाया। फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेता का बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद तेजी से बढ़ रहा था। उसके नियंत्रण में गिल्डेड रोज पहले से ही 1000 सल सिटी की शीर्ष शक्तियों में से एक बन गया था और उसके पास 5वीं रैंक के महान जादूगर की शक्ति भी थी। भले ही यह अभी भी एक अफवाह थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से एक रैंक के उच्च जादूगर को हरा दिया था। सच कहूं, जब डायलन ने वह रिपोर्ट देखी तो वह चौंक गया। यह अचानक वृद्धि बहुत भयावह थी। लोकेश मेहरा की मृत्यु के बाद फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले ही दिवालिया हो चुका था। ये कहा जा सकता है कि इस राजीव मेहरा ने सब कुछ नए सिरे से बनाया था और एक छोटे से साल में गिल्डेड रोज 1000 सल सिटी की एक शीर्ष शक्ति बन गया था और वह खुद 5वीं रैंक का महान जादूगर बन गया था। और वह केवल अपने 20वें दशक के करीब पहुंच रहा था। पूरे राज्य में 20 से कम उम्र के बहुत से महान जादूगर नहीं थे। एकमात्र अच्छी बात यह है कि राजीव मेहरा और जोई के बीच बहुत ज्यादा संपर्क नहीं था। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि जोई हमेशा क्लाउड टॉवर की गहराई में फेनरुसिन फॉर्मूला का अध्ययन कर रहा था। इस दशक में 1000 सल सिटी के एक युवा महान जादूगर से मिलना तो दूर, यहाँ तक कि उसके शिष्य सोलोमन को भी जोई से मिलना मुश्किल था। इस मामले में मेहरा के साथ सबसे ज्यादा संपर्क किसका था? ये केवल सोलोमन ही हो सकता था जो उसी शहर में था। ये सब देखकर डायलन पहले से ही कमोबेश समझ गया था। सेज टॉवर और गिल्डेड रोज हजारों सल सिटी की शीर्ष शक्तियों में से हैं। दोनों सेनाओं के बीच शायद कोई व्यापारिक सौदा हुआ है और जब मेहरा को पता चला कि सोलोमन का शिक्षक जोई था तो वह युवा महान जादूगर कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। वह निश्चित रूप से लालची हो गया और इस तरह एक सौदे के दौरान उसे उम्मीद थी कि सोलोमन उसे पेश करने में मदद करेगा। ये काफी उचित लगता है। डायलन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सबसे संभावित स्पष्टीकरण था। यह महसूस करने के बाद सब कुछ सरल हो गया। जोई मैजिक हैंड की सभा में भाग ले रहा है और हजारों सल सिटी से गुजरते समय युवा महान जादूगर को सोलोमन के परिचय के माध्यम से पौराणिक स्टार सेज को देखने का अवसर मिला। फिर वह थोड़ा लालची हो गया और उसने सोलोमन से अनुरोध किया कि वह उसे उनके साथ जाने दे। दुर्भाग्य से उसके लिए सोलोमन ने इस युवा महान जादूगर को यह नहीं बताया कि मैजिक हैंड की सभा बहुत ही खास है। स्वाभाविक रूप से डायलन भी अगर चाहे तो आंख मूंद सकता था। सोलोमन भी जोई का शिष्य था और अगर वह उनके परिचित को बाहर निकाल देता तो जोई का गुस्सा भड़क सकता था। लेकिन उसे लाने वाला सोलोमन था और सोलोमन ऐश टॉवर का दुश्मन था। सोलोमन का ऐश टॉवर में प्रवेश करना पूरी तरह से इसलिए संभव था क्योंकि मैजिक हैंड सभा यहां आयोजित की जा रही थी। ये सोलोमन को ऐश टॉवर को थप्पड़ मारने जैसा था, लेकिन अब उसके पास आखिरकार इस थप्पड़ का जवाब देने का मौका था। डायलन इस अवसर को कैसे जाने दे सकता था? जहां तक राजीव मेहरा की बात है, डायलन ने उसे अपनी नजरों में नहीं रखा। 5वें रैंक का महान जादूगर, चाहे उसका उत्थान कितना भी तेज क्यों न हो, फिर भी 9वें रैंक के उच्च जादूगर के ध्यान के योग्य नहीं था। दोनों पक्षों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। अगर जोई प्रकट नहीं होता तो डायलन को दूसरे पक्ष को आसानी से कुचलने के लिए केवल 2 उंगलियों की आवश्यकता होती और डायलन सिर्फ राजीव मेहरा को बाहर निकालने के लिए तैयार था। हाँ, कृपया विरोध करो मेहरा, इस तरह मुझे खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितना अधिक तुम जाने से इनकार करोगे यह उतना ही बड़ा विस्फोट होगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि पूरे राज्य को पता चले कि सेज टॉवर का सोलोमन एक मूर्ख था जो मैजिक हैंड की सभा में 5वीं रैंक के महान जादूगर को लाया था। मुझे यकीन है कि उस समय तक जोई भी इस शिष्य को नहीं जानने का नाटक करेगा। इस प्रकार जब डायलन प्रकट हुआ तो उसका लहजा बहुत असभ्य था, लेकिन वह तुरंत शारीरिक रूप से नहीं भड़का। उसने दूसरे पक्ष को बात करने का मौका दिया। डायलन चाहता था कि वह शोर मचाए और जितना अधिक शोर होगा उतना ही अच्छा होगा। निश्चित रूप से उस युवा महान जादूगर ने उसे निराश नहीं किया। हाय मैच डायलन, मैं बहुत उत्सुक हूँ। अगर मैं नहीं गया तो मुझे इसका पछतावा कैसे होगा? कैसे? डायलन अंदर ही अंदर सह रहा था, अपने गर्व को दिखाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसने सोलोमन की तरफ देखा। ये निश्चित रूप से बात करने के लिए कुछ अच्छा नहीं है।
लेकिन मुझे यकीन है कि जिसने भी तुम्हें अंदर रखा है उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक तरफ सोलोमन को हंसी रोकने की कोशिश करते हुए ऐंठन हो रही थी। पिछली रात से ही वह खिलखिलाकर हंस रहा था, अब जोर से हंसने की इच्छा को रोकना बहुत थका देने वाला था। अध्याय 180। डायलन के शब्द स्पष्ट थे। जिसने भी तुम्हें अंदर लिया है उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। सोलोमन को यह जानने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि डायलन उस पर निशाना साध रहा था। बात यह थी कि सोलोमन जानता था कि यह जो कोई भी वास्तव में जोई को संदर्भित करता है। इस प्रकार सोलोमन ने कुछ नहीं कहा और बस ये देखने के लिए प्रतीक्षा की कि क्या डायलन वास्तव में जोई को जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करेगा। दुर्भाग्य से डायलन को अभी भी कुछ नहीं पता था। डायलन इसका इंतजार कर रहा था, उस युवा महान जादूगर के हंगामा करने, सोलोमन को अपने साथ नीचे खींचने, ये देखने के लिए कि जोई उन्हें अनदेखा करता है। उच्च जादूगर डायलन, आपने कहा कि यह मैजिक हैंड की सभा थी, ऐश टॉवर की नहीं। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे छोड़ने का आपको क्या अधिकार है? डायलन ने दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया देखी और उसे पता था कि यह पहले से ही काफी अच्छा था। वह अपना आपा खो रहा था, जैसा कि एक युवा से उम्मीद की जाती है। तुम क्यों सोचते हो कि अगर मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था तो मैं यहाँ खड़ा होकर इतनी बकवास क्यों कर रहा हूँ? अगर तुम सोलोमन की तरह चालाक लोमड़ी होते तो तुम ऐसा बचकाना सवाल नहीं पूछते। सोलोमन तुरंत स्थिति को पहचान लेता और गरिमा के साथ वहां से जाने का रास्ता खोज लेता। यही सही विकल्प होता, लेकिन तुम मुझसे बहस कर रहे हो, इसमें क्या मतलब है? तुम जितना बहस करोगे अंत में तुम उतने ही बुरे दिखोगे। कोई तुम्हें ही नहीं बल्कि सोलोमन को भी बाहर निकाल देगा, और ऐसा करने वाला खुद जोई हो सकता है। दुख की बात है कि युवा आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने का मतलब नहीं समझ पाते। अगर यात्रा बहुत आसान हो तो व्यक्ति बहुत खुश होता है और निश्चित रूप से खुद को भूल जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ 5वीं रैंक के महान जादूगर की क्या स्थिति है? मैजिक हैंड से उन चरम अस्तित्वों का उल्लेख न करते हुए सोलोमन भी कम से कम 9वीं रैंक का उच्च जादूगर है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो आपको आसानी से टुकड़ों में कुचल सकता है, और फिर भी वह केवल किनारे पर खड़ा है। उद्धरण, महान जादूगर मेहरा, ऐसा लगता है कि आप इस सभा को बाधित करना चाहते हैं। जब डायलन ने ऐसा कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था, और सोलोमन भी अभी भी अपने पुराने दुश्मन के हंसी का पात्र बनने का इंतजार कर रहा था। लेकिन आरव मेहरा को अचानक लगा कि आसपास के मान उतार चढ़ाव में थोड़ी असंगति थी, जिससे वह थोड़ा सतर्क हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही आरव मेहरा ने भौहें सिकुड़ी, डायलन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोई और संकेत नहीं था, केवल एक दमघोंटू मान उतार चढ़ाव। और इससे पहले कि आरव मेहरा प्रतिक्रिया कर पाता, डायलन का पीला दाहिना हाथ पहले से ही बड़ा हो रहा था। आरव मेहरा की ओर झपटा तो उसमें एक भारी आवाज आई, ठीक वैसे ही जैसे वह मक्खी को मार रहा हो। ये 9वीं रैंक के उच्च जादूगर की शक्ति थी। उसे बस किसी मंत्र का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी, उसने सिर्फ 5वीं रैंक के महान जादूगर को कुचलने के लिए अपनी हथेली में मन को संघनित किया। लेकिन आरव मेहरा कोई साधारण 5वीं रैंक का महान जादूगर नहीं था। जैसे ही वह बड़ा हाथ गिरा, आरव मेहरा ने एक बर्फ की दीवार खड़ी कर दी। एक पल में एक विस्फोट हुआ, साथ ही टूटने की आवाजें भी। 4 दिशाओं को कवर करने वाली बर्फ की 4 दीवारें हाथ से टूट गई थीं। 10 मीटर के भीतर जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह बिखरी हुई बर्फ थी। ये सब बहुत तेजी से हुआ था। डायलन की मुस्कान और आरव मेहरा की बर्फ की दीवारों के टूटने के बीच बस कुछ ही पल बीते थे। सब कुछ एक पल में हुआ था और सोलोमन को भी प्रतिक्रिया करने में देर हो गई थी। लेकिन इन कुछ पलों में आरव मेहरा ने एक आइस वॉल और उसके बाद एलिमेंटल अवतार का जादू किया, जो एक नीले फ्रॉस्ट एलिमेंटल में बदल गया। उसने खुद को मोड़ा और अनगिनत बर्फ के टुकड़ों से बाहर निकल आया। भागना चाहते हो? नीचे मारने के बाद डायलन ने बर्फ के टुकड़े देखे, लेकिन खून के छींटे नहीं। वह पहले से ही जानता था कि युवा जादूगर भाग गया है, लेकिन डायलन हैरान या जल्दबाजी में नहीं था। उसने अपने मन संक्रमित हाथ से आरव मेहरा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जो एक चौंकाने वाली गति से भाग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एक बाज चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। डायलन 9वीं रैंक का उच्च जादूगर था। वह एलिमेंटल अवतार मंत्र से बहुत परिचित था, इसलिए वह फ्रॉस्ट एलिमेंटल की धीमी गति की खामी के बारे में कैसे नहीं जान सकता था। इस प्रकार डायलन ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा, क्योंकि वह झूल रहा था। विशाल हथेली फ्रॉस्ट एलिमेंटल की ओर सीधी रेखा बना रही थी। वास्तव में युवा फ्रॉस्ट एलिमेंटल अवतार के साथ 9वीं रैंक के उच्च जादूगर के खिलाफ लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। शक्ति में अंतर को पूरा करना असंभव है। यह एक वयस्क योद्धा की तरह है जो एक नवजात शिशु का सामना कर रहा है। भले ही बच्चा अपनी पूरी ताकत से बाहर निकल जाए, लेकिन वह सबसे ज्यादा योद्धा को खरोंचने में ही सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से जोई की प्रतिष्ठा को देखते हुए डायलन इस हमले में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा एक हल्की चुटकी साथी को पूरी तरह से मार सकती थी। अपने फ्रॉस्ट एलिमेंटल रूप में आरव मेहरा को बैंक्वेट हॉल में 2 बार टिमटिमाते हुए देखा जा सकता था, हर बार 1 दर्जन मीटर से अधिक विस्थापित होते हुए। लेकिन उसी समय विशाल हथेली बिजली की तरह फैल रही थी और उसने पलक झपकते ही आरव मेहरा को पकड़ लिया। जब तक डायलन उसे पकड़ता और थोड़ा सा भी बल लगाता, आरव मेहरा चींटी की तरह कुचल जाता।
लेकिन जैसे ही वह हथेली उसके चारों ओर लपेटने वाली थी, छाया से एक रोशनी फूट पड़ी। भाड़ में जाओ, डायलन ने ठंडी सांस ली। उसकी विशाल हथेली में जमा हुआ मैना तेजी से खत्म हो रहा था। डायलन की हथेली में एक बर्फ का टुकड़ा फंस गया था और उसमें से धीरे धीरे खून टपक रहा था। वह एक फ्रॉस्ट लांस था। उस पल में जब वह मौत का सामना कर रहा था, आरव मेहरा ने एक फ्रॉस्ट लांस तैयार किया और डायलन की विशाल हथेली को जबरदस्ती छेद दिया, यहाँ तक कि उसे घायल भी कर दिया। जब एक सामान्य 5वीं रैंक के महान जादूगर की तुलना की गई तो उसकी कास्टिंग की प्रभावशीलता बस भयानक थी। डायलन को यकीन नहीं हुआ 20 साल से कम उम्र का एक 5वीं रैंक का महान जादूगर वास्तव में उन परिस्थितियों में जवाबी कार्रवाई करने के लिए फ्रॉस्ट लांस कास्ट करने में सक्षम था। नहीं, उसने सिर्फ फ्रॉस्ट लांस कास्ट नहीं किया। डायलन के पास अपनी चोट की स्थिति की जांच करने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि उसकी हड्डियों में गहरी ठंडक महसूस हो। उसने चौंक कर अपना सिर उठाया और देखा कि 5वीं रैंक का वह युवा महान जादूगर पहले से ही अपने हाथ फैलाए हुए था। हॉल में दर्जनों से लेकर 100 तक फ्रॉस्ट लांस थे जो ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? डायलन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। इतने सारे फ्रॉस्ट लांस! भले ही दूसरा पक्ष अपने फ्रॉस्ट एलिमेंटल अवतार की स्थिति में हो, लेकिन ऐसा काम तुरंत पूरा नहीं हो सकता था। क्या वह किसी डरावने जादू के उपकरण का इस्तेमाल कर रहा था? दुर्भाग्य से डायलन के पास सोचने का समय नहीं था। दर्जनों फ्रॉस्ट लांस के तूफान की तरह उस पर बरसने के कारण सीटी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लगातार तेज टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। डायलन ने पूरी ताकत से एक रूनिक शील्ड डाली। 7 चमकदार रोशनी के बीच अंतहीन रून लगातार दिखाई दिए। ये वे रून थे जो डायलन ने दशकों से जमा किए थे। उनमें मौजूद मात्रा और रक्षात्मक शक्ति किसी भी प्रतिद्वंद्वी को निराश करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इस बार डायलन वास्तव में फ्रॉस्ट लांस की उस बौछार के सामने आत्मविश्वास खो रहा था। उसे इस बात की भी चिंता थी कि वह पलटवार कर पाएगा या नहीं। 9वीं रैंक का एक उच्च जादूगर वास्तव में 5वीं रैंक के महान जादूगर के आक्रमण के बारे में चिंतित था। अब से पहले भले ही जोई ने खुद डायलन को बताया होता कि ऐसा होगा, लेकिन बाद वाला उपहास करने में संकोच नहीं करता। लेकिन डायलन वास्तव में चिंतित होने लगा था। फ्रॉस्ट लांस की उस बौछार का सामना करते हुए डायलन ने एक के बाद एक रूनिक शील्ड फेंकी। लांस के गिरने की आवाज लगातार भारी बारिश की तरह थी। फ्रॉस्ट लांस की उस बौछार को समाप्त होने में केवल 10 सेकंड लगे। वे सभी रूनिक शील्ड से टकराए, लेकिन डायलन के लिए ये 10 सेकंड 10 साल जैसे थे। परिणाम न जानने की वह भावना उसके लिए सबसे दर्दनाक यातना थी। जब आखिरी फ्रॉस्ट लांस टूट गया, तब भी उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने अपनी आंखें खोली तो उसे पता चलेगा कि एक फ्रॉस्ट लांस पहले ही उसके पेट में घुस चुका है। धीरे धीरे समय बीतता गया, पूरा बैंक्वेट हॉल जम गया था। डायलन की भारी सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कुछ देर बाद डायलन ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। भगवान का शुक्र है, ये कुछ भी नहीं है। ये पता लगाने के बाद कि वह घायल नहीं हुआ है, डायलन को वास्तव में ऐसा लगा जैसे उसे जीवन का एक नया पट्टा मिल गया है। इस तरह की भावना वह नहीं थी जिसकी उम्मीद कोई 5वीं रैंक के महान जादूगर से लड़ने से करता है। यह अधिक उपयुक्त होगा यदि उसका प्रतिद्वंद्वी एक आर्कमेज होता। क्या हुआ? हाई मैच डायलन, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप मुझे बाहर फेंक सकते हैं? आरव मेहरा ने पहले ही फ्रॉस्ट एलिमेंटल अवतार को रद्द कर दिया था और अब वह 10 मीटर दूर था, एक आखिरी फ्रॉस्ट लांस पकड़े हुए था जिसे डायलन पर मुस्कुराते हुए फेंका नहीं गया था। अध्याय 181। आरव मेहरा को भी उस फ्रॉस्ट लांस को मारना अच्छा लगता। अगर वह ऐसा करता तो डायलन अब की तुलना में 10 गुना बदतर दिखता। लेकिन उसके पास समय नहीं बचा था। कुछ जादूगर पहले ही आ चुके थे। वहां ओसुल, शैडो एशेज कावे थे जिन्हें जोई ने पहले डायलन के शिक्षक के रूप में पेश किया था, और राज्य के शिखर पर कई अन्य जादूगर थे। क्या हो रहा है? 9वीं रैंक के आर्कमेज जो वहां आए थे, उनके चेहरे पर अच्छी अभिव्यक्ति नहीं थी। हालांकि कावे पहले ही एश टॉवर के काउंसिल चेयरमैन के रूप में अपनी सीट से हट चुके थे, फिर भी उन्हें आंशिक रूप से टॉवर का पूर्व मास्टर माना जा सकता था। बैंक्वेट हॉल में जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्हें शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई? शिक्षक! डायलन ने अपने शिक्षक को देखा और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। कावे ने डायलन को एक भयंकर नजर से देखा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के भाव से ही पता चल गया कि 9वीं रैंक का यह आर्कमेज कितना असंतुष्ट था। आखिरकार ये मैजिक हैंड की सभा थी। राज्य के अनगिनत शीर्ष जादूगर इसमें भाग लेने आए थे, लेकिन अंत में उसका एकमात्र शिष्य दिखावा करना चाहता था और लगभग 5वीं रैंक के महान जादूगर से हार गया। इससे उसकी अपनी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। क्या हुआ? ये कहते हुए कावे की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। यह ऐसा है गुरु। जब डायलन ने कावे की अत्यधिक नाराजगी देखी तो उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। वह कुछ दशकों से अपने शिक्षक के अधीन सावधानीपूर्वक सेवा कर रहा था और अब वह पहले से ही एश टॉवर काउंसिल का अध्यक्ष था, लेकिन फिर भी वह आराम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कावे को नाराज करने से डरता था। डायलन के माथे पर ठंडा पसीना टपक रहा था। वह और भी सतर्क था क्योंकि वह समझाने की कोशिश कर रहा था, गलती करने से डर रहा था। वह उस महान जादूगर मेहरा को सोलोमन ने हजारों पालों वाले शहर से लाया था। मैंने उसे पहले ही समझा दिया था कि आज मैजिक हैंड की सभा है और आप और आपके शिष्यों जैसे सम्मानित पात्रों के अलावा कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता।
लेकिन उसने फिर भी जोर दिया, और इस तरह। हाँ, ये सुनकर कावे की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। उसने सोचा कि डायलन के पास कम से कम एक कारण तो था, और वह 5वीं रैंक के महान जादूगर को बिना मतलब के धमका नहीं रहा था। नहीं तो उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक 9वीं रैंक का उच्च जादूगर 5वीं रैंक के महान जादूगर को धमकाना चाहता था, लेकिन वह इसमें बुरी तरह विफल रहा। अगर इसकी खबर फैलती तो एशटॉवर की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से कम हो जाती। लेकिन ये थोड़ा अलग था, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने का एक कारण था। उस स्थिति में कावे आगे बढ़कर मामले को संभाल सकता था। क्या वह सही है? जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, कावे की नज़र आरव मेहरा पर पड़ी। इस बार उसकी नज़र सिर्फ असंतोष से भरी नहीं थी। आरव मेहरा को एक ऐसा दबाव महसूस हुआ जब केव ने उसकी तरफ देखा, जिससे उसे लगा कि वह बर्फीले तूफान के बीच में है। उसे पता था कि 9वीं रैंक का यह आर्कमेज पहले से ही उसके प्रति कुछ हत्या का इरादा रखता है। कम या ज्यादा, आरव मेहरा जानता था कि इस हत्या के इरादे का सामना करने पर उसके पास भागने का समय नहीं होगा, न ही वापस लड़ने का अवसर। वह पूरी तरह से कुचला जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। शिक्षक, आप देखिए। डायलन ने अपनी आखिरी उम्मीद को थाम लिया। जब दूसरा पक्ष मूल रूप से इसे स्वीकार कर रहा था, तो वह आसानी से कैसे छोड़ सकता था? डायलन ने अपना मामला आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। वह बहुत बेलगाम है, बहुत कृपालु। मैं उसे उसकी जगह पर रखने की कोशिश कैसे न करूं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर इतने सारे लोग नहीं देख रहे होते तो केव ने उसे पहले ही थप्पड़ मार दिया होता। इस समय कावे वास्तव में डायलन से पूछना चाहता था कि क्या वह जानता है कि उसके कार्यों का कारण महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था, बल्कि यह तथ्य था कि वह असफल हो गया था। क्या आपको बात करनी है? अगर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं सोचता कि आप मूक हैं। अंत में कावे ने डायलन को अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें आरव मेहरा पर टिकी थीं। मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये मैजिक हैंड की सभा है। इस जगह पर घुसपैठ करने का मतलब है पूरे मैजिक हैंड को भड़काना। क्या तुम ऐसा करने के परिणामों को जानते हो? मैं ईमानदारी से कहूंगा, तुम परिणामों को सहन नहीं कर सकते। और तुम्हारे पीछे का परिवार, कबीला या बल भी परिणामों को सहन नहीं कर सकता। इस बिंदु तक बात करने के बाद कावे ने अपने शिष्य की ओर निराश नजर से देखा। ठीक है, वह युवा महान जादूगर किस बल से आता है? उसे राजीव मेहरा कहा जाता है। वह 1000 सल्स सिटी के गिल्डेड रोज से आता है। बहुत बढ़िया, राजीव मेहरा, कावे ने हंसते हुए कहा, और आगे बोलने ही वाला था कि अचानक वह चौंक गया। रुको, राजीव मेहरा? हाँ टीचर, उसे राजीव मेहरा कहते हैं। डायलन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कोई भी बता सकता था कि वह मेहरा की विपत्ति से खुश था। 9वीं रैंक के आर्कमेज द्वारा घूरे जाने पर कैसा लगता है? थप्पड़। लेकिन अंत में जैसे ही वह खुश हो रहा था, बैंक्वेट हॉल में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। टीचर। डायलन बेवकूफी से अपना गाल ढक रहा था और अपने टीचर को उलझन भरे भाव से देख रहा था। टीचर, क्यों? राजीव मेहरा। कावे डायलन को ऐसी आंखों से देख रहा था जैसे आग उगल रही हो। और जब उसने डायलन की उलझन देखी तो कावे और भी क्रोधित हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे एक बार फिर थप्पड़ मारने की योजना बना रहा था। लेकिन सौभाग्य से उसे जल्दी से याद आया कि अभी भी काफी दर्शक किनारे से शो देख रहे थे। इस प्रकार उसने अपना पहले से उठा हुआ दाहिना हाथ नीचे कर लिया। लेकिन फिर भी कावे का भाव बिल्कुल जानलेवा था। उसने डायलन को 1 मिनट से भी कम समय तक घूरा। फिर कावे ने कहा, नीचे जाओ और मेहमानों की सूची देखो। हाँ हाँ हाँ। डायलन ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और वह अजीब तरह से चला गया, उदास होकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। डायलन के चले जाने के बाद भी केव का गुस्सा बरकरार रहा। वह शिष्य वास्तव में कुछ भी करने में असमर्थ है। वह केवल सब कुछ खराब करना जानता है। एक सम्मानित 9वीं रैंक का उच्च जादूगर 5वीं रैंक के महान जादूगर को हराने में असमर्थ था। ये किसी की प्रतिष्ठा के लिए पहले से ही विनाशकारी होगा, लेकिन उसने उस व्यक्ति की पहचान भी सत्यापित नहीं की थी जिसे वह चाहता था। वह वास्तव में मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है। राजीव मेहरा कौन था? वह जोई और ओसुल द्वारा संयुक्त रूप से अनुशंसित एक नया सदस्य था। सभा के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक ये वोट करना था कि क्या इस युवा महान जादूगर में मैजिक हैंड का सदस्य बनने की योग्यता है। उसका नाम अतिथि सूची में स्पष्ट रूप से लिखा गया था और मेजबान के रूप में डायलन के लिए इतनी कम स्तर की गलती करना अक्षम्य था। आमतौर पर केव इस पर इतना गुस्सा नहीं होता, लेकिन संयोग से वह वही था जिसने इस सिफारिश के खिलाफ सबसे कड़ा तर्क दिया था। कावे की नज़र में, क्योंकि वह युवक केवल 5वीं रैंक का महान जादूगर था, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, चाहे उसने फेनेरुसिन फॉर्मूला के शोध में कितना भी योगदान दिया हो, उसकी रैंक पत्थर की लकीर थी। वह इन असंख्य आर्कमेज के साथ बैठने के लिए कैसे योग्य हो सकता है? उस समय कावे ने उदाहरण के तौर पर डायलन और सोलोमन का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि कैसे डायलन और सोलोमन के पास 9वीं रैंक के उच्च जादूगर के रूप में पर्याप्त जादू संबंधी ज्ञान और अन्य योग्यताएं थीं, फिर भी वे मैजिक हैंड के पूर्ण सदस्य नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें अभी आर्कमेज दायरे में आगे बढ़ना था। लेकिन उसने अभी जो तर्क दिया था उसे डायलन ने तोड़ दिया। इससे कावे को गुस्सा और आक्रोश क्यों न आए। जॉई ने इस बार अपने चेहरे पर एक बड़ी, सुकून देने वाली मुस्कान के साथ चलने का फैसला किया।
हाँ हाँ कावे, यह एक मामूली बात है, एक मामूली बात है, इस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कावे के मुंह से खून निकलने लगा। अरे क्या मुझे तुम्हारी सांत्वना की जरूरत है? अगर यह डायलन की जगह सोलोमन होता तो क्या तुम तब भी कहते कि यह एक मामूली बात है? तुम इतने गुस्सा हो जाते कि तुम एश टॉवर उठा लेते। इसके अलावा तुम ही हो जिसने इस राजीव मेहरा की सिफारिश की थी। तुम अब ये शब्द क्यों कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे हंसी का पात्र बनते हुए नहीं देखना चाहते थे? कावे ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा उतना ही उसका खून खौल उठा, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं दे सका। राजीव मेहरा की सिफारिश दो लोगों ने की थी और कावे ने दोनों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। ओसुल का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मुट्ठी भर लोग ही इस कारीगर को नाराज कर सकते थे। जहां तक जोई का सवाल है, भले ही वे सभी 9वीं रैंक के आर्कमेज थे, कावे को पता था कि 9वीं रैंक के लोगों के बीच शक्ति में अपेक्षाकृत बड़ा अंतर था। जोई पहले ही असाधारण क्षेत्र को छू चुका था और कभी भी अंतिम कदम उठा सकता था। भले ही कावे अधिक साहसी होते, लेकिन वे जोई के साथ सीधे दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं करते। यह एक गर्म आलू था। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। कावे ने अंदर से पीड़ित होते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर परिचय कराऊंगा। मेहरा आओ। जोई ने कावे की विकृत मुस्कान देखी और बहुत प्रसन्नता से सिर हिलाया। उसने आरव मेहरा को इशारा किया और जब वह करीब आया तो जोई ने गंभीरता से उसका परिचय कराया। पिछले महीने कई लोगों ने मुझे पत्र भेजे, ये जानना चाहा कि मैं फेनरुसिन फॉर्मूला को कैसे तोड़ पाया। अब मैं आखिरकार सभी को बता सकता हूं कि मैं वह नहीं था जिसने फेनरुसिन फॉर्मूला को तोड़ा, बल्कि यह युवा महान जादूगर मेहरा था। ये कैसे हो सकता है? जोई के शब्दों ने बैंक्वेट हॉल में बहुत हलचल मचा दी। हालांकि उनमें से कई लोगों ने अफवाहें सुनी थीं कि यह महान जादूगर मेहरा फेनरुसिन फॉर्मूला को तोड़ने के केंद्र में था, जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने इसे केवल अतिरंजित अफवाहों के रूप में लिया था। अध्याय 182। स्पष्ट रूप से राजीव मेहरा को फेनरुसिन फॉर्मूला पर काम करते समय प्राप्त कुछ उपलब्धियों के कारण जोई और ओसुल द्वारा संयुक्त रूप से अनुशंसित किया गया था। अन्यथा एक शीर्ष आर्कमेज और एक कारीगर ने एक साथ उनकी सिफारिश नहीं की होती। लेकिन सभी की नज़र में उनकी उपलब्धि अधिक से अधिक शोध के दौरान किसी नए विचार का सुझाव दे रही होगी, या शायद कोई विशेष गणना कर रही होगी जो परेशानी का कारण बन रही थी। उन्हें लगा कि बहुत बड़ा योगदान संभवतः जोई और ओसुल की ओर से एक अतिशयोक्ति थी। शुरू में सभी ने केवल यह मान लिया था कि उनका प्रस्ताव कुछ सामान्य बात है, लेकिन अब सभी को अजीब लगा। यह क्या स्थिति थी? जोई के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि यह युवा महान जादूगर ही वह व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से फेनरुसिन फॉर्मूला को हल किया था। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये सोचना था कि क्या जोई थोड़ा ज्यादा नशे में था, और वह ऐसा कुछ क्यों कहेगा। कौन नहीं जानता था कि शोध के दौरान प्रतिभागियों के योगदान को उपलब्धियों के रूप में उल्लेख किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बाधा को तोड़ना कुछ ऐसा था जिसका श्रेय केवल शोध के नेता को ही दिया जा सकता था। जब तक कुछ लोग शोध के दौरान अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं करते, तब तक ये कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने इसे तोड़ दिया है। फेनरुसिन फॉर्मूला का प्रभारी जोई था, लेकिन अब जोई ने खुद कहा कि मेहरा ने फेनरुसिन फॉर्मूला को तोड़ दिया है। क्या हो रहा था? एक व्यक्ति अब और नहीं रोक सका। सर जोई, मेरा एक सवाल है। जिसने बीच में पूछा वह 5वीं रैंक का आर्कमेज था। आरव मेहरा को याद आया कि जोई ने पहले उसका परिचय दिया था। उसका नाम इर्जिन था। वह राज्य के उत्तरी भाग में जमे हुए बंजर भूमि से आया था। पूछो। जैसा कि सभी जानते हैं सर जोई, आपने फेनरुसिन फॉर्मूला पर दशकों बिताए हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरे एंड्रूसा साम्राज्य में कोई भी जादूगर ऐसा नहीं है जो फेनरुसिन फॉर्मूला को आपसे बेहतर समझ सके। मैं बहुत उत्सुक हूँ, महान जादूगर मेहरा ने शोध के दौरान ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की है कि आप उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? हाँ, जोई ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालने से पहले केवल हंसते हुए कहा, यह एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको कोई ठोस जवाब नहीं दे सकता क्योंकि फेनरुसिन शोध में मेहरा के योगदान को कम समय में समझाया नहीं जा सकता। अगर आपको जानना ही है तो मेरा सुझाव है कि आप इस कागज के टुकड़े को देखें। ये कुछ ऐसा है जिसे समझने में महान जादूगर मेहरा ने 1 घंटा बिताया। धन्यवाद सर जोई। एल्जिन ने सिर हिलाया और कागज का टुकड़ा उठाकर उसे पढ़ने लगा। पहले तो उसका चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन जितना ज्यादा उसने उसे देखा उसका चेहरा उतना ही बदल गया। अंत में उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। एल्जिन को मैजिक हैंड की सभा की भी परवाह नहीं थी क्योंकि उसने अचानक अपनी जेब से एक कलम निकाली और कुछ जांचने के लिए एक टेबल की तलाश की। ये कैसे हो सकता है? जैसे जैसे एल्जिन गणनाओं में और गहराई से उतरता गया, वह और अधिक उत्तेजित होता गया। कम से कम 10 मिनट के बाद एल्जिन ने सावधानी से कागज का टुकड़ा इकट्ठा किया। फिर उसने मेहरा की ओर सिर हिलाया। मेरी माफी महान जादूगर मेहरा, आप बहुत विनम्र हैं। आरव मेहरा केवल मुस्कुराया। एल्जिन की प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद हर जादूगर का ध्यान आकर्षित किया। लगभग हर कोई उत्सुकता से एल्जिन को देख रहा था और कई आर्कमेज जो उससे परिचित थे वे भी कागज के टुकड़े को देखने के लिए उसके पास चले आए। मैजिक हैंड की सभा में भाग लेने में सक्षम सभी लोग राज्य के शीर्ष जादूगर थे।
साधारण जादूगर यह नहीं समझ सकते थे कि ये ऊंचे ऊंचे व्यक्ति चीज़ों को किस तरह देखते हैं या उनकी अंतर्दृष्टि क्या है। उन्हें सिर्फ कागज़ के टुकड़े का अध्ययन करके उसके फायदे और नुकसान को समझना था। इस काम में जिस तरह की कंप्यूटिंग क्षमता दिखाई गई वह बहुत भयावह थी। 5वीं रैंक के महान जादूगर, 5वीं रैंक के उच्च जादूगर और यहाँ तक कि 5वीं रैंक के आर्कमेज के पास भी ऐसी भयानक कंप्यूटिंग क्षमता नहीं होगी। हालांकि कागज पर मौजूद डेटा के टुकड़े नीरस और जटिल थे, लेकिन इन सभी आर्कमेज के लिए डेटा के ये नीरस और जटिल टुकड़े मशीन की तरह कुशल और सटीक भयानक गणनाएं छिपाए हुए थे। इस समय सभी को समझ में आ गया कि मेहरा 5वीं रैंक के महान जादूगर होने के बावजूद 9वीं रैंक के उच्च जादूगर का विरोध क्यों कर सकता है। ये सब उसकी गणना करने की भयानक क्षमता के कारण था। जादूगरों के लिए कंप्यूटिंग क्षमता और लड़ने की ताकत का आपस में गहरा संबंध था। कंप्यूटिंग क्षमता जितनी अधिक दुर्जय होगी, कास्टिंग उतनी ही अधिक कुशल और सटीक होगी। ऐसे अविश्वसनीय कंप्यूटिंग वाले महान जादूगर के लिए रैंक की सीमाओं को तोड़ने और उच्च जादूगर का सामना करने में सक्षम होना आश्चर्यजनक नहीं था। लेकिन मेहरा का रैंक स्किपिंग थोड़ा ज्यादा था। ऐसा लग रहा था कि ओसुल और जोई द्वारा इस युवा महान जादूगर की सिफारिश करने के पीछे यही असली कारण था। जोई, एक कागज का टुकड़ा क्या समझा सकता है। जैसे ही कुछ आर्कमेज स्वीकृति में सिर हिलाना चाहते थे, अचानक एक गलत समय पर आए आवाज ने हस्तक्षेप किया। वह आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसने जोई को बहुत ही बेरुखी से संबोधित किया। पूरे एंडलूसा साम्राज्य में केवल एक व्यक्ति ने जोई से इस तरह बात करने की हिम्मत की, ब्लैक टॉवर का परिषद अध्यक्ष, कोई ऐसा व्यक्ति जो असाधारण क्षेत्र को भी छूता था, जिसे जोई ने घोल कहा था, हारेन। वास्तव में जिसने बीच में बात की वह हारेन था। ये ब्लैक टॉवर चेयरमैन धीरे धीरे भीड़ से बाहर आया। उसकी आंखें आरब मेहरा को पार कर गईं। उसे नहीं लगा कि 5वीं रैंक का महान जादूगर उसके ध्यान के लायक था। भले ही यह 5वीं रैंक का महान जादूगर 9वीं रैंक के महान जादूगर का सामना करने में कामयाब रहा हो, भले ही इस 5वीं रैंक के महान जादूगर में भयानक कंप्यूटिंग क्षमता हो। और वास्तव में एक महान जादूगर की तो बात ही छोड़िए, कमरे में 30 लोगों में से सोलोमन 20 आर्कमेज में से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो हारेन के ध्यान के लायक था। जॉय, मैजिक हैंड के वरिष्ठ सदस्य के रूप में तुम्हें पता होना चाहिए कि मैजिक हैंड हमेशा क्या करता रहा है, जादू के ज्ञान को साझा करना और उसका आदान प्रदान करना। जरा देखो, मैजिक हैंड के सदस्यों में से किसकी अपनी अनूठी समझ नहीं है। फिर भी तुम एक महान जादूगर को आगे बढ़ाना चाहते हो जिसके पास केवल कुछ अच्छी कंप्यूटिंग क्षमताएं हैं। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। हेरेन, तुम्हें लगता है कि यह हास्यास्पद है? जॉय ने कुछ हद तक नाराजगी भरे भाव के साथ ब्लैक टॉवर के चेयरमैन की ओर देखा। बैंक्वेट हॉल के अन्य आर्कमेज ने चुपचाप कुछ कदम पीछे हटने पर सहमति जताई, जानबूझकर इन 2 आर्कमेज के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी। उन्हें इसकी आदत हो गई थी, क्योंकि इस तरह का दृश्य बहुत आम था। ये दोनों हर सभा में लड़ते थे, कभी शब्दों से, कभी सच में। उन्हें कहीं छोड़ देना बेहतर था ताकि दूसरों को गलती से चोट न लगे। हाँ, जॉय, तुम्हें ये हास्यास्पद नहीं लगता? देखो, मैजिक हैंड के सभी सदस्य कम से कम प्रथम श्रेणी के आर्कमेज हैं। इस रैंक तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए उससे भी खराब कंप्यूटिंग क्षमता किसकी होगी? जब तक तुम एक ढूंढ लोगे, मैं राजीव मेहरा को मैजिक हैंड में शामिल होने देने के लिए सहमत हो जाऊंगा। जॉय ने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन वह चुप हो गया। हेरेन के शब्दों को केवल भयावह ही कहा जा सकता है। जिन लोगों ने उस कागज के टुकड़े को देखा, वे जानते थे कि युवा महान जादूगर की कंप्यूटिंग क्षमता निश्चित रूप से मौजूद अधिकांश आर्कमेज से कहीं बेहतर थी। जॉय को ये कैसे नहीं पता हो सकता था? लेकिन जॉय वे शब्द नहीं कह सकता था। वह कैसे जान सकता था? क्या वह किसी आर्कमेज की ओर इशारा करके सभी को बता सकता था कि वह एक महान जादूगर से कम है? यह एक बहुत बड़ा मजाक होगा। आर्कमेज को भी अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचना पड़ता है। जॉय को यह पता था, लेकिन वह सबके सामने यह नहीं कह सकता था, अन्यथा ये किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा होगा और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कावे, उपहास करने के बाद हारेन ने कावे को नामांकित किया। आप कुछ कहिए, क्या कोई मात्र सभ्य कंप्यूटिंग वाला व्यक्ति मैजिक हैंड में शामिल हो सकता है? ठीक है कावे, आप कुछ कहिए। जॉय ने भी कमजोरी नहीं दिखाई। कावे लगभग मौके पर ही रो पड़ा। मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? मुझे एक निराशाजनक शिष्य ने शर्मिंदा किया और अब मुझे आप दोनों के बीच लड़ाई के बीच में खींचा जा रहा है। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? विकल्प स्पष्ट रूप से या तो हारेन को नाराज करने के लिए जॉय का समर्थन करना है, या हारेन का समर्थन करके जॉय को नाराज करना है। समस्या ये थी कि केव किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वे दोनों ऐसे अस्तित्व थे जो असाधारण क्षेत्र को छूते थे। उनमें से प्रत्येक को राज्य की 2 प्रमुख जादूगर शक्तियों में से एक का समर्थन प्राप्त था। चाहे वह ताकत में हो या समर्थन में, वे ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें कावे, जिसे राज्य के पूर्वी हिस्से में जाने के लिए मजबूर किया गया था, भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उनमें से किसी को भी नाराज करना कावे को बुरे सपने देने के लिए पर्याप्त होगा। जब कावे को रोने का मन हुआ तो उसने देखा कि हारेन का दाहिना हाथ उसकी पीठ के पीछे हिल रहा था, एक अजीब इशारा कर रहा था। सर जॉय, सर हारेन। उस इशारे को देखकर वह थोड़ी देर के लिए संघर्ष करता रहा, फिर उसकी झिझक गायब हो गई। चूंकि आप दोनों मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इसलिए मैं अपनी विनम्र राय देना चाहता हूं।
मुझे लगता है कि मैजिक हैंड में शामिल होने के लिए सिर्फ अच्छी कंप्यूटिंग क्षमता होना ही काफ़ी नहीं है। अध्याय 183। ऐसा कहने के बाद कावे ने चुपके से अपना सिर उठाया और जोई को थोड़ा दोषी भाव से देखा। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसके शब्दों में स्पष्ट रूप से जोई के खिलाफ, स्टार सेज के खिलाफ, जो कई 100 साल पहले ही आर्कमेज दायरे में प्रवेश कर चुका था, पूरे एंड्लूसा साम्राज्य में एक शीर्ष अस्तित्व के खिलाफ खुद को खड़ा करने का इरादा था। लेकिन जब कावे ने फिर से हेरेन की तरफ देखा तो वह झिझक गायब हो गई, उसकी जगह जोश और लालच ने ले ली। जादुई हाथ की खोज हमेशा से ही जादू के ज्ञान को साझा करने और उसका व्यापार करने की रही है। कोई भी जन्मजात कौशल की परवाह नहीं करता है और कोई भी परवाह नहीं करता है कि उसने फेनरुसिन फॉर्मूला के शोध में कितना योगदान दिया है। हमें केवल इस बात की चिंता है कि क्या उसे जादू का पर्याप्त ज्ञान है। पहले तो कावे की आवाज़ अभी भी कुछ हद तक कांप रही थी, लेकिन जितना ज्यादा वह बात करता गया उतना ही वह स्थिर होता गया, क्योंकि कावे खुद भी जोई और ओसुल की सिफारिश के खिलाफ था। उस समय कावे इतनी दृढ़ता से नहीं लड़ रहा था। जोई और ओसुल के साथ एक उसे धमका रहा था और दूसरा उसे लाभ का लालच दे रहा था। कावे ने जल्दी ही झुकना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग था। बैंक्वेट हॉल में बहुत सारे लोग थे और केवल कावे ही जानता था कि हेरेन के इशारे के पीछे क्या था। इसका मतलब था कि वह ब्लैक टॉवर के अनूठे मैजिक कंडक्टिंग रून डार्क सन के बारे में जानकारी ऐश टॉवर के साथ साझा करने के लिए तैयार था। ये ब्लैक टॉवर के मुख्य रहस्यों में से एक था। शक्तिशाली डार्क सन मुख्य कारणों में से एक था कि ब्लैक टॉवर राज्य के शिखर पर क्लाउड टॉवर के साथ साथ खड़ा हो सकता था। कावे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने में असमर्थ था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब सर एल्जिन मैजिक हैंड के सदस्य बने तो वे हमारे लिए लंबे समय से खोए हुए एक्सट्रीम विंटर मेडिटेशन लॉ लेकर आए। जब सर मोग मैजिक हैंड में शामिल हुए तो उन्होंने सीधे तौर पर गुप्त स्टॉर्म हॉट मैजिक कंडक्टिंग रून को सार्वजनिक कर दिया। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे यकीन है कि जादुई लपटों पर वह शोध रिपोर्ट सभी को याद होगी। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजीव मेहरा, आप मैजिक हैंड में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप क्या लेकर आए हैं? सच में, कावे ऐसे विचार व्यक्त कर रहे थे जो कई लोग सोच रहे थे, और उनमें से कई ने स्वीकृति की आवाजें निकालीं, लेकिन हेरेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। शुरू से अंत तक हेरेन ने केवल जोई को एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। हेरेन के लिए एक महान जादूगर मैजिक हैंड का सदस्य बनने में असमर्थ था, ये बस असंभव था। हेरेन को केवल जोई से निपटने की परवाह थी। आमतौर पर हेरेन इस तरह के तुच्छ मामले पर आंखें मूंद लेता था, खासकर जब ओसुल सभी प्रकार के लाभों का वादा करता था। लेकिन इस बार यह सवाल ही नहीं था, क्योंकि हेरेन की नज़र में ये जोई की प्रतिष्ठा को झटका देने का सबसे अच्छा अवसर था। आखिरकार मैजिक हैंड ने राज्य के इन सभी आर्कमेज को इकट्ठा किया, जिससे एक बहुत बड़ी अविश्वसनीय शक्ति पैदा हुई, और यह कहा जा सकता था कि जब तक मैजिक हैंड एक शब्द भी बोलता, पूरा राज्य हिल जाता। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैजिक हैंड में जोई की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही थी। जब हेरेन ने यह देखा तो वह चिंतित क्यों नहीं हुआ। समय के साथ मैजिक हैंड एक ऐसा उपकरण बन सकता है जिसका उपयोग जोई ब्लैक टॉवर को दबाने के लिए कर सकता है। तब तक हेरेन को केवल इस बात का पछतावा होगा कि उसने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। सौभाग्य से उसे आज एक अवसर मिला, जोई की प्रतिष्ठा को झटका देने का मौका। ये बहुत अच्छा है कि आप एक महान जादूगर की सिफारिश करने में इतना प्रयास कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई किए बिना भी आपको परेशान करूंगा। मुझे सिर्फ कावे को कुछ फायदे देने का वादा करना था ताकि मैं तुमसे निपट सकूं। मैं देखूंगा कि जब कावे तुम्हें अपमानित करेगा तो तुम अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रख सकते हो। और जहां तक उस महान जादूगर की बात है, वह उस झटके से उबर नहीं पाएगा और निराशा में खो जाएगा। वह युवा जादूगर मूल रूप से तोप का चारा था। दो महापुरुषों के बीच संघर्ष में शामिल होना बहुत बेवकूफ़ी थी। किसी भी परिणाम के लिए उसे सिर्फ खुद को ही दोषी मानना होगा। यहाँ हेरेन ने कावे को एक सार्थक नज़र से देखा। तुम बहुत होशियार नहीं हो, राजीव मेहरा। कावे तुरंत समझ गया और आरव मेहरा को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वह मुस्कान कुछ हद तक निर्दयी लग रही थी। एक जादूगर का सबसे बड़ा दुख खुद को न समझ पाना है। तुम मैजिक हैंड में शामिल होना चाहते हो? जरूर, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, फेनरुसिन फॉर्मूले के साथ जो कुछ तुमने किया उसके अलावा तुम्हारी क्या उपलब्धि है? क्या तुम कोई व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत लेकर आए हो? क्या तुमने कभी किसी फॉर्मूले को नाम देने का अधिकार अर्जित किया है? फिलहाल नहीं। अच्छा, अभी नहीं। कावे ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक स्पष्ट व्यंग्यात्मक भाव था। अगर ऐसा है तो मुझे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपने अभी तक कोई जादू अनुसंधान भी नहीं किया है। राजीव मेहरा, मैं हैरान हूँ, आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है? एक नज़र डालें। शिष्यों के अलावा इस भोज हॉल में ऐसा कौन है जिसे सर कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? क्या आप उनके बगल में खड़े होने के योग्य हैं? जॉय, क्या तुमने वह देखा? कावे के शब्द सभी के दिमाग में बस जाने के बाद हेरेन धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखें जोई को घूर रही थीं। जहां तक आरव मेहरा का सवाल है, उसने अभी भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह हेरेन के ध्यान के योग्य नहीं था। हेरेन, तुम इसका विरोध करने पर जोर दे रहे हो।
जोई की अभिव्यक्ति बहुत भद्दी थी, हारेन और कावे के विरोध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि ये दो लोमड़ी एक दूसरे की प्रतिध्वनि करते हुए उस युवा महान जादूगर को अपमानित कर रहे थे, और ऐसा केवल उसकी अपनी प्रतिष्ठा पर हमला करने के लिए कर रहे थे। जोई को अपनी प्रतिष्ठा पर उनके हमले की परवाह नहीं थी, लेकिन वह हारेन और कावे द्वारा इस युवा महान जादूगर को केवल इसी उद्देश्य से शामिल किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जोई, तुम्हारी बातें थोड़ी गलत हैं। क्या मैं ही उसका विरोध कर रहा हूँ? देखो, मैजिक हैंड के कितने सदस्य इस राजीव मेहरा को स्वीकार करने के पक्ष में हैं। यह मेरी राय नहीं है, ये बहुमत की इच्छा है। जोई, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जिद्दी हो कि बहुमत के खिलाफ जाओगी। जोई ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। दरअसल बैंक्वेट हॉल में कुछ विरोधी आवाजें थीं। अगर उसकी इच्छा होती तो भी वह सभी को मना नहीं पाता। हाँ, अच्छा जोई, सभा जल्द ही शुरू होने वाली है, तुम्हें अपने बच्चे को बाहर ले जाना चाहिए। हेरेन को पता था कि वह पहले ही जीत चुका है। जब तक वह युवा महान जादूगर बैंक्वेट हॉल से बाहर नहीं निकल जाता, जोई की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से गिर जाएगी। जोई इतनी ऊंची प्रतिष्ठा पाने में सक्षम था क्योंकि एक शीर्ष आर्कमेज होने के अलावा मैजिक हैंड के लिए उसने जो भी रणनीतिक निर्णय लिए वे कभी भी विफल नहीं हुए। लेकिन जोई ने आखिरकार गलती कर दी थी। बस एक बार ही काफी था। इसके बाद भविष्य में जोई चाहे जो भी कहे, वह दूसरों के संदेह से बच नहीं पाएगा। क्या होगा अगर वह फिर से गलत हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार। कुछ समय बाद हारेन मैजिक हैंड में जोई की जगह ले लेगा। हारेन, ये तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं है कि इवेंट कब शुरू होगा। जोई के चेहरे पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वह कावे और हारेन के तर्कों का मुकाबला करने में असमर्थ था। अब जोई को वाकई पछतावा हो रहा था। उसे मैजिक हैंड में अपने प्रभाव को ज्यादा आंकने का पछतावा हो रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि ओसुल और उसकी खुद की संयुक्त सिफारिश के साथ मेहरा बिना किसी समस्या के मैजिक हैंड में शामिल हो पाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हारेन इसका इस्तेमाल अपनी प्रतिष्ठा और मेहरा पर हमला करने के लिए करेगा। अगर उसे पहले पता होता तो वह मेहरा के हाई मैच बनने का इंतजार करता। उस समय तक मेहरा ने निश्चित रूप से चौंकाने वाली उपलब्धियां प्राप्त कर ली होंगी। उस स्थिति में उसके लिए मैजिक हैंड में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होती। तब तक भले ही 10 हारेन इसका विरोध कर रहे हों, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब जोई ने आरव मेहरा को क्षमा याचना करते हुए देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, जोई को एहसास हुआ कि उस युवा महान जादूगर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था। वह इस पूरे समय हल्के से मुस्कुरा रहा था, जैसे कि कावे और हारेन किसी और के बारे में बात कर रहे हों। इस मुस्कान ने जोई को वह चमत्कारी रात भी याद दिला दी जब उस युवा महान जादूगर ने फेनरुसिन फॉर्मूला के 1 दर्जन कोर्स स्पेल मैट्रिसेस की गणना की थी। जोई का दिल द्रवित हो गया। मुझे मत बताओ, सर कावे, क्या आप बहरे हैं? निश्चित रूप से। जैसे ही जोई ने उसे देखा, आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? कावे चौंक गया। एक तुच्छ 5वीं रैंक के महान जादूगर ने 9वीं रैंक के आर्कमेज से यह पूछने की हिम्मत की कि क्या वह बहरा है। कितना घमंडी। डायलन के साथ मामले की वजह से कावे पहले से ही बहुत गुस्से में था, लेकिन आरव मेहरा के सवाल ने उसे मौके पर ही क्रोधित कर दिया। जोई और हेरेन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ये सामान्य था। वे शीर्ष आर्कमेज थे जिन्होंने असाधारण क्षेत्र को छुआ था, लेकिन राजीव मेहरा ऐसा कैसे कर सकता था? क्या आपको लगता है कि आपके पास हेरेन और जोई जैसी ही योग्यताएं हैं जो मुझे इस तरह से नीचा दिखा रहे हैं? अध्याय 184। राजीव मेहरा, क्या तुम एक महापुरुष को भड़का रहे हो? कावे की आंखें पहले से ही क्रोध की ज्वाला से भरी हुई थीं। 9वें रैंक के महापुरुष से परिचित कोई भी व्यक्ति जानता था कि यह एक बुरी आदत थी जो तब प्रकट होती थी जब वह अत्यधिक क्रोधित होता था। कई लोगों ने चुपके से अपने हाथ भींच लिए। बेचारे मेहरा के लिए ठंडा पसीना महसूस किया। आखिरकार इस युवा महान जादूगर को जोई द्वारा यहाँ लाया गया था। कोई भी कावे की वजह से ऐसे होनहार जादूगर के साथ दुर्घटना होते हुए नहीं देखना चाहता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरव मेहरा अविचलित रहा। कावे की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए उसकी मुस्कान नहीं बदली। मैं बस बहुत उत्सुक हूँ। चूंकि सर कावे बहरे नहीं हैं, तो आप ये निष्कर्ष निकालने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं कि मैं यहाँ खड़े होने के योग्य नहीं हूँ? क्यों? कावे की आवाज अचानक तेज हो गई। तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों? तुमने कोई व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत सामने नहीं रखा, तुमने कभी किसी सूत्र का नाम रखने का अधिकार अर्जित नहीं किया, और तुमने जादू अनुसंधान परियोजना का प्रभार भी नहीं लिया। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम इतने सारे महापुरुषों के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? सर कावे, तुम खुद को भूल रहे हो। आरव मेहरा ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसे कावे के लिए तरस आ रहा हो, और फिर उसने उपहास से भरे भाव से पूछा, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा, फिलहाल नहीं। मैंने सुना। कावे गुस्से में आ गया, लगभग दहाड़ते हुए। देखो, तुम कह रहे हो कि तुम बहरे नहीं हो, फिर भी तुम इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हो। सर कावे, एक महापुरुष के रूप में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्षतिग्रस्त कान जादू अनुसंधान के लिए बहुत प्रतिकूल होंगे, क्योंकि इससे तुम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर सकते हो। मेरे शोध का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर जोई वहां खड़ी न होती तो कावे ने पहले ही उस बकबक करने वाले मुंह को जलाने के लिए आग का गोला फेंक दिया होता। इसका मुझसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? यही तो आरव मेहरा को इंतजार था।
मैंने पहले ही कहा था कि मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता, क्या तुम उस भाव का मतलब जानते हो? दूसरे शब्दों में इसका मतलब था कि मैं उस समय ऐसा नहीं कर सकता था। तुम कह रहे हो कि अब तुम ऐसा कर सकते हो? कावे अपनी हंसी मजाक भरी मुस्कान नहीं छिपा सका। सर कावे बहुत होशियार हैं, आरव मेहरा ने सिर हिलाकर प्रशंसा की। वह भाव, वह रवैया, यह एक बुजुर्ग द्वारा एक युवा की प्रशंसा करने जैसा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कावे के माथे पर एक नस धड़क रही थी, उसका दिल हत्या के विचारों से भरा हुआ था। एक तुच्छ 5वीं रैंक के महान जादूगर ने वास्तव में एक आर्कमेज से बात करने के लिए उस लहजे का उपयोग करने की हिम्मत की। अगर जोई न होती तो वह राजीव मेहरा पहले ही 10 बार मर चुका होता। कावे इस समय और कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि उस युवक के सभी शब्द, यहाँ तक कि जब उसने बहलेपन का जिक्र किया तो भी वह पूरी तरह से विनम्र और शिष्ट स्वर में बोल रहा था। इन परिस्थितियों में अगर कावे कोई कदम उठाना भी चाहता तो उसके पास कोई औचित्य नहीं था। अच्छा, जोई द्वारा अनुशंसित प्रतिभा के योग्य। कुछ ही मिनटों में तुमने किसी तरह के जादू के शोध में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। राजीव मेहरा, बेहतर होगा कि तुम इस अवसर का उपयोग सभी को ये बताने के लिए करो कि तुमने अभी क्या चौंकाने वाली उपलब्धियां हासिल की हैं, और हमें ये तय करने दो कि तुम हमारे साथ यहाँ खड़े होने की योग्यता रखते हो या नहीं। ठीक है, हाँ। कावे ठिठक गया। उसके शब्द स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक थे। वहां मौजूद हर कोई एक महापुरुष था। उनमें से कौन नहीं जानता था कि जटिल शोध करने में कितना समय लगता है। कौन कहेगा कि वे आसानी से ऐसे अभूतपूर्व फार्मूलों के साथ आ सकते हैं जिनके लिए दशकों के शोध की जरूरत होगी, बस कुछ ही मिनटों में। कौन सी उपलब्धि? यह एक मजाक है। मिनटों की बात तो दूर, आप कुछ दशकों में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कावे इस बारे में स्पष्ट थे। चाहे राजीव मेहरा कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वे केवल 2 दशक के थे। इस उम्र में भले ही उन्होंने अपने जन्म के दिन से ही जादू सीखना शुरू कर दिया हो, वे इतना जादू का ज्ञान नहीं ले सकते थे। ये सामान्य ज्ञान की अवहेलना होगी। जादू अनुसंधान के लिए समय और पर्याप्त ज्ञान के साथ गहन पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। 2 दशक स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थे। मेहरा के पास ज्ञान के इस गहरे भंडार को बनाने के लिए समय नहीं था, फिर भी वे अहंकारपूर्वक घोषणा कर रहे थे कि वे अब कोई सिद्धांत या सूत्र प्रकाशित करना चाहते हैं। कावे को शुरू में अपने शब्दों से जोई को फंसाने के बारे में कुछ पछतावा हुआ था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वे मन ही मन पछता रहे थे तो वह युवा जादूगर सिर हिलाएगा और सीधे तौर पर उनकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी से सहमत होगा। इसका क्या मतलब था? कावे ने प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लिया। क्या ये हो सकता है कि यह युवा महान जादूगर वास्तव में सभी को यह निर्णय लेने देना चाहता है कि क्या उसके पास मैजिक हैंड में शामिल होने की योग्यता है? ये थोड़ा तर्कहीन था। सर जोई, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आपके पास कलम और कुछ कागज हैं? जबकि कावे अभी भी सदमे में था, आरव मेहरा पहले ही जोई के पास चला गया था। मेहरा, तुम? जोई ने चिंतित होकर बोलते हुए अपनी जेब से औजार निकाले। ठीक है, निश्चिंत रहो। आरव मेहरा ने जोई की ओर सिर हिलाया और बहुत तेजी से पास की एक मेज पर कागज फैला दिया। फिर उसने एक के बाद एक रून बहुत तेजी से लिखे। उसे कागज का पहला टुकड़ा भरने में बस कुछ ही मिनट लगे। जोई ने इसे देखा और अचानक प्रसन्न हो गया। यह एक अभूतपूर्व फॉर्मूला था। हालांकि फॉर्मूले के कुछ मुख्य भागों में कुछ पहले कभी न देखे गए वर्णों का उपयोग किया गया था, जिससे फॉर्मूला अधूरा या क्षतिग्रस्त लग रहा था। एक जानकार व्यक्ति देख सकता था कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास फॉर्मूला को पूरी तरह से बताने की क्षमता की कमी थी, बल्कि यह गोपनीयता बनाए रखने का एक सामान्य तरीका था। यह विधि दुर्लभ नहीं थी, क्योंकि लगभग हर जादूगर इसका या इसी तरह की किसी चीज का इस्तेमाल करता था अगर इसमें उनके पास मौजूद अद्वितीय जादू का ज्ञान शामिल होता। जादूगर इसके बजाय कुछ विशेष वर्णों का उपयोग कर सकते थे। केवल वे ही इन वर्णों का सही अर्थ समझ पाएंगे। यही कारण था कि जादू की विरासत इतनी कीमती थी। अगर कोई जादूगर की असली जादू की विरासत प्राप्त करना चाहता था तो उसे उनके रहस्यों को जानना होगा, जैसे कि किसी भी जादुई वर्ण का अर्थ जिसका उपयोग उन्होंने अपने लेखन को एनकोड करने के लिए किया था। भाड़ में जाओ। कावे ने इसे दूर से देखा और चौंक गया। ये वास्तव में एक अभूतपूर्व सूत्र था। अगर इसे प्रकाशित किया जाता तो ये पूरे एंडलूसा को चौंका देता। क्या ये बहुत तर्कीन नहीं है? इतना कम उम्र का जादूगर इतना उल्लेखनीय सूत्र कैसे खोज सकता है? क्या उसने किसी की नकल की है? कावे ने उस विचार को पकड़ लिया। हाँ, ये वही होना चाहिए, लेकिन अगर उसने इसे चोरी भी किया है तो मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। कावे अंदर ही अंदर शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतना कुछ नहीं कहता। अब अपने शब्दों से पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे वाकई राजीव मेहरा को अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने देना चाहिए? नहीं, मुझे ये साबित करना होगा कि उसने किसी की नकल की है। तभी मैं अपनी प्रतिष्ठा को बचा सकता हूँ। लेकिन यहाँ वह एक अड़चन में फंस गया। कोई सबूत नहीं है। क्या मुझे कुछ बनाना पड़ेगा? जब कावे ने अपना दिमाग खपाया तो उसने पाया कि आरव मेहरा ने पहला पेज पूरा कर लिया था और दूसरे पेज पर भी ठीक उसी गति से लिखना शुरू कर दिया था, जल्दी जल्दी एक के बाद एक अक्षर लिखते हुए। इस तरह दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज पूरा कर लिया। पूरा बैंक्वेट हॉल खामोश था और हर कोई आरव मेहरा को चिंता में देख रहा था, मानो वे किसी युवा महान जादूगर को नहीं बल्कि किसी सच्चे चमत्कार को देख रहे हों। ये पहले से ही 5वां सूत्र था
और नोसेंट में एक भी हिस्सा पहले कभी नहीं देखा गया था। हालांकि मैजिक हैंड ने राज्य के हर शीर्ष आर्कमेज को इकट्ठा किया था जो कई 100 सालों से जादू पर शोध कर रहे थे, उनमें से किसी ने भी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। 5 पूरे सूत्र सामने आ गए थे। ये काफी चौंकाने वाला था। इसके अलावा इससे पहले कि वे संभल पाते, आरव मेहरा ने छठा सूत्र लिखना शुरू कर दिया। अरे, और भी हैं। इस बार केवल एक ही व्यक्ति जो ध्यान नहीं दे रहा था, वह था कावे। क्योंकि कावे गहरे विचारों में डूबा हुआ था, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह कैसे साबित किया जाए कि यह साहित्यिक चोरी है। काफी देर तक सोचने के बाद उसे एक रास्ता सूझा। कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना खुद का बना लूंगा। मैं कावे 9वीं रैंक का आर्कमेज हूँ, पूरे एंडलूसा साम्राज्य में एक सर्वोच्च अस्तित्व। मेरी प्रतिष्ठा और ख्याति की तुलना 5वीं रैंक के महान जादूगर से नहीं की जा सकती। जब तक मैं आगे बढ़कर यह नहीं कहूंगा कि यह 5वीं रैंक का महान जादूगर जो सूत्र लिख रहा है वह मेरे अपने काम की नकल है, तब तक पूरी स्थिति उलझ जाएगी। वे किस पर विश्वास करेंगे, 9वीं रैंक के आर्कमेज पर या 5वीं रैंक के महान जादूगर पर? इस बात का समर्थन पाकर कावे धीरे धीरे शांत हो गया। 2 खांसियों के साथ अपना गला साफ करने के बाद वह चिल्लाया, राजीव मेहरा, तुम शर्मनाक साहित्यिक चोरी करने वाले हो। ये शब्द कहने के बाद उसने कुछ और नहीं कहा और केवल गरिमा और दया से भरी नजर से आरव मेहरा को देखा। कावे की नज़र में उसके शब्द इस तमाशे को खत्म करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए थे। वे सभी आर्कमेज थे और हर कोई समझने के लिए काफी समझदार था। उन शब्दों को सुनने के बाद क्या कोई उसके पास नहीं आएगा और उससे पूछेगा कि उसने राजीव मेहरा पर साहित्यिक चोरी का आरोप क्यों लगाया? उस समय उससे सभी को यह समझाने के लिए केवल कुछ वाक्य कहने की जरूरत होगी कि मेहरा ने यह काम चुराया है। कावे ने फिर आत्मविश्वास से भरा हुआ इंतजार किया, लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वह थी तिरस्कार भरी नजरें। यहाँ तक कि हेरेन भी उस पर थूकना चाहता था। तुम सिर्फ बहरे ही नहीं हो, अंधे भी हो। क्या तुम 7 नए जादुई फार्मूलों को नहीं देख सकते? अध्याय 185। दुर्भाग्य से कावे को इसकी जानकारी नहीं थी। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। आरव मेहरा की लिखने की गति बहुत तेज थी और कावे बस अनुपस्थित था, अन्य 6 नए फॉर्मूले को याद कर रहा था। इस क्षण तक कावे अभी भी सोच रहा था कि यह युवा महान जादूगर वही फॉर्मूला लिख रहा था। कावे आत्मविश्वास से भरा हुआ था, सोच रहा था कि एक फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा और दशकों में अर्जित प्रतिष्ठा के साथ वह स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। उसे कुछ लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे कि इस फॉर्मूले को जब्त करना। कावे ने पहले इसे देखा और हालांकि फॉर्मूले के मुख्य बिंदुओं में कुछ विशेष वर्णों का उपयोग किया गया था, उसे लगा कि इससे बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। 9वीं रैंक के उच्च जादूगर और 5वीं रैंक के महान जादूगर के बीच जादू के ज्ञान में अंतर एक अटूट अंतर था। जब तक वह कुछ प्रयास करता, इन विशेष वर्णों को हल करना बहुत मुश्किल नहीं होता। इसलिए कावे को इस बारे में बात करने में कोई हिचक नहीं हुई। सर कावे, एक बार जब आप कुछ कह देते हैं तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। आरव मेहरा ने 7वां सूत्र लिखना समाप्त कर दिया था और जोई की कलम नीचे रख दी थी, जबकि अन्य सभी आर्कमेज उसे हैरानी से देख रहे थे। ओह, जिस क्षण आरव मेहरा ने कलम नीचे रखी, सभी ने राहत की सांस ली। बहुत भयावह। आरव मेहरा के पागलपन भरे प्रदर्शन ने एक तरह की गलतफहमी को जन्म दिया, मानो आरव मेहरा बस एक के बाद एक सूत्र लिखता रहेगा। सौभाग्य से आरव मेहरा ने उनमें से 7 लिखने के बाद रुक गया। यदि यह पहले होता और कोई व्यक्ति इतने उदार तरीके से जादू का ज्ञान प्रदर्शित करता तो उपस्थित आर्कमेज उसे सर्वसम्मति से जारी रखने के लिए कहते। लेकिन अब वे केवल मेहरा से उसकी क्षमता पर नियंत्रण रखने के लिए कहना चाहते थे। आखिरकार वे डर गए थे। 7 नए सूत्र बस ऐसे ही प्रकट हुए और सभी आर्कमेज को एक जोरदार झटका दिया, जिससे वे मौके पर ही अचेत हो गए। इस हरकत को सिर्फ पागलपन ही कहा जा सकता है। उन्हें सच में डर था कि 8वां और फिर 9वां होगा। आरव मेहरा के आराम करने वाले हाथ को देखते हुए एक आर्कमेज ने चुपके से उसकी गर्दन से टपकते ठंडे पसीने को पोंछा और चुपके से खुशी मनाई कि आखिरकार यह सब खत्म हो गया। दुर्भाग्य से कावे ने इन विवरणों की उपेक्षा की। ये 9वीं रैंक का हाई मैच अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। हालांकि उसके पास इन विशेष पात्रों को तोड़ने का समय नहीं था, लेकिन वह आश्वस्त था कि आगामी टकराव में उसे कोई समस्या नहीं होगी। केवल स्थिति में अंतर के कारण 20 से अधिक रैंक का अंतर इस राजीव को संघर्ष में कुचल देगा। कावे ने 9वीं रैंक के आर्कमेज की अहंकारी छवि भी बना ली। राजीव मेहरा, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अभी ऐश टॉवर से निकल जाओ और मैं इसे ऐसे सोचूंगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सर कावे बहुत विनम्र हैं। आरव मेहरा ने कागज के टुकड़े टेबल पर फैलाए और फिर कावे की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया। लगता है कि तुम कड़वे हाथ का विरोध करना चाहते हो। बैंक्वेट हॉल के बीचों बीच जाते हुए कावे के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। चूंकि यह ऐसा ही है, इसलिए मुझे तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए दोष मत दो। राजीव मेहरा, क्या तुम सबको ये बताने की हिम्मत कर सकते हो कि तुम कल सुबह 1 बजे से 3 बजे तक कहाँ थे? इसका साहित्यिक चोरी से क्या लेना देना है? आरव मेहरा अचानक चौंक गए। क्या डेमीप्लेन का पर्दाफाश हो गया था? लेकिन आरव मेहरा की नसें नोसेंट के अंत तक पहले ही शांत हो चुकी थीं। भले ही वे चौंक गए थे, उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, तुम जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। कावे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं तुम्हारी ओर से समझाता हूँ।
रात के दौरान 1 बजे से 3 बजे के बीच तुम चुपचाप एश टॉवर के गुप्त शोध कक्ष में घुस गए और यह अत्यंत महत्वपूर्ण जादू का फॉर्मूला चुरा लिया। तुम्हें लगता है कि तुम सबको धोखा दे सकते हो। सर कावे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। तुम गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं कर सकते। आरव मेहरा ने लगभग शाप दिया। अरे तुम तो बस मुझे फंसा रहे थे। मैं लगभग डर गया था और लगभग सच बोल दिया था। अच्छा राजीव मेहरा, अपने दयनीय संघर्षों को छोड़ो। उपस्थित किसी भी महापुरुष से पूछो कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। मेरी प्रतिष्ठा, मेरे नैतिक मूल्य, तुम उनसे मात्र 5वीं रैंक के महान जादूगर की तुलना कैसे कर सकते हो। कावे ने पूरे आत्मविश्वास से सब कुछ कहने के बाद उसकी नज़र कई महापुरुषों पर पड़ी। कावे के अनुमान के अनुसार 1 दर्जन महापुरुषों को उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन कावे को नहीं लगा कि जिन महापुरुषों को उसने देखा उनमें से कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा, बल्कि वे सभी अपने सिर नीचे किए हुए थे जैसे कि वे एक दूसरे से चर्चा कर रहे हों। कोई भी उसकी आंखों में देखने को तैयार नहीं था। ये कैसी स्थिति थी? केव को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या मैजिक हैंड में जोई का प्रभाव इस हद तक पहुंच गया है, ऐसा करने के लिए कि कोई भी आर्कमेज मेरे लिए बोलने को तैयार ना हो? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही जोई की शक्ति इतनी महान हो, सर हेरेन डरेंगे नहीं, है न? सर हेरेन भी अपना सिर क्यों झुका रहे हैं? केव ने कभी नहीं सोचा होगा कि हेरेन इस समय अपने सभी पूर्वजों को कोस रहा होगा। कमबख्त सुअर जैसा साथी, मैं इतना भोला कैसे हो सकता हूँ? बैंक्वेट हॉल में कुछ दर्जन आर्कमेज हैं, मुझे काउ जैसे सुअर को क्यों चुनना पड़ा? कमबख्त, उसने पहले ही 7 नए फॉर्मूले लिख दिए हैं, फिर भी तुम इस समय हार नहीं मानना चाहते। आपको बस उसकी तारीफ करनी थी, उसके उज्ज्वल भविष्य के बारे में बात करनी थी, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना था और यह हमें इस अजीब स्थिति से बाहर निकाल देता। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। कौन उम्मीद कर सकता था कि वह 7 बिल्कुल नए फॉर्मूले लिखेगा? यह एक ऐसी आपदा है जिसे कोई नहीं रोक सकता था। मैं, हेरेन, भी कोई नासमझ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इस आपदा के लिए अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकालूंगा, कावे। लेकिन तुम अच्छे हो, कावे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति से एक फॉर्मूला छीनने की कोशिश करके खुश हो रहे हो जिसने इतने कम समय में 7 फॉर्मूले लिखे हैं? हेरेन को कोई अपराध बोध नहीं हुआ, लेकिन कावे को भी नहीं। क्या सभी को मेरा समर्थन नहीं करना चाहिए? तुम सब अपना सिर क्यों झुका रहे हो? खास तौर पर तुम हारेन, तुम मास्टरमाइंड हो, अब तुम अपना सिर क्यों झुका रहे हो? दुर्भाग्य से कावे एक तीर की तरह था जिसे छोड़ दिया गया था। उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैंक्वेट हॉल के चारों ओर एक नज़र घुमाने के बाद भले ही उसे वह समर्थन नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी, वह केवल खुद को संभाल सकता था। राजीव मेहरा, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। जिद्दी विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास एकमात्र विकल्प है कि तुम तुरंत अपने अपराधों की व्याख्या करो। सर जोई की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं तुमसे सौदेबाजी नहीं करूंगा। कावे, तुम चुप रहो। जोई को आज कई बार उकसाया गया था और वह पहले से ही अपने गुस्से को रोक रहा था। अब वह स्पष्ट रूप से जीतने वाले पक्ष में था, फिर भी कावे अभी भी अपनी प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहा था। वहां मौजूद हर महापुरुष स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकता था कि जोई की प्रतिक्रिया क्या होगी। उसके माथे पर एक नस फड़क उठी जब उसने कागज के उन 7 टुकड़ों को पकड़ा और कावे के पास गया। कावे, मुझे बताओ, तुम्हारे एश टॉवर का चुराया हुआ सूत्र कौन सा है? कौन सा? कावे स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि उसकी योजना के अनुसार कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है। रुको, इतने सारे पन्ने क्यों हैं? जैसे ही कावे के विचार इस बिंदु पर पहुंचे, उसे अचानक ठंड लगने लगी। उसके दिमाग में एक अजीब संभावना उभरी। क्या ये हो सकता है? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अगर वास्तव में ऐसा था तो वह खत्म हो जाएगा। उसकी प्रतिष्ठा कभी ठीक नहीं होगी। असंभव, असंभव। इस समय कावे ने पहले से ही इस नए जादुई सूत्र पर दावा करने की हिम्मत नहीं की थी। वह केवल यह आशा कर रहा था कि चीजें उतनी गंभीर नहीं होंगी जितनी उसने सोची थी। दुर्भाग्य से इस आशा के इस हिस्से को जोई ने पूरी तरह से कुचल दिया था, क्योंकि अगले ही पल जोई ने उसके सामने एक के बाद एक पन्ने रखते हुए पूछा, क्या ये है? या ये? पंखों की तरह हल्के कागज के 7 टुकड़े 7 जोरदार थप्पड़ों की तरह थे। हर बार जब वे कावे के चेहरे पर थप्पड़ मारते तो हर किसी को जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती। पूरा भोज हॉल अतुलनीय रूप से शांत था। जोई की गुस्से भरी दहाड़ के अलावा केवल कावे की हताश और असहाय सांसें ही सुनाई दे रही थीं। कुछ महापुरुष अपनी नजरें हटाने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि उनमें देखने का साहस नहीं था। वे जानते थे कि कावे ने पहले ही अपनी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एक सम्मानित 9वीं रैंक के महान जादूगर ने 5वीं रैंक के महान जादूगर पर गलत आरोप लगाया था। इसके अलावा उसने उसके ज्ञान को जब्त करने के बारे में भी सोचा था। इसे सिर्फ बेशर्मी नहीं कहा जा सकता, वह एक महापुरुष की विफलता थी। अगर यह बात फैल गई तो ये राज्य का सबसे बड़ा घोटाला होगा। इस समय इसके पीछे का मास्टरमाइंड हेरेन भी केवल इतना कहना चाहता था कि वह वास्तव में कावे को नहीं जानता। तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये 7 सूत्र क्या हैं, फिर भी तुम दावा करते हो कि उनमें से एक तुम्हारे एश टॉवर के शोध का नतीजा है। कावे, तुम्हारे पास वाकई अच्छी संभावनाएं हैं।
इतना कहने के बाद जॉनी ने कागज के 7 टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें खुद देखो और देखो कि ये 7 सूत्र क्या हैं।